अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही 10 और मैं हूँ आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? यार बहुत ठंड है, मुल्तान में बहुत सर्दी है, ना पूछे। सुबह सुबह जब मैं आती हूँ, हाय अल्लाह, सब आते हैं, मुझे पता है, मेरी पूरी टीम आती है, तो ये उनसे पूछे, मुझे नहीं पता। मुझे तो बहुत ठंड लगती है और मैं जिस तरह आती हूँ ना, आप पूछे ना, मैंने जी सॉक्स पहनी है, मैंने शूज बंद पैक पहना है, सारे फैशन धरे के धरे रह जाते हैं। हालांकि मैं सोच रही थी यार अच्छा सा हील वाला कोट शूज पहनूं, यार मॉर्निंग शो में थोड़ा सा फैशन शैशन होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, ड्रेसिंग अपनी जगह पर, सर्दी से बचना है और सर्दी से बचना बहुत ही जरूरी है यार। जब सर्दी लगती है तो अक्सर सुनते हैं बच्चों को उल्टियां आ रही हैं, तो ये पेट में दर्द है, तो ये जो माएँ बदएहतियातियां करती हैं ना, तो एहतियात किया करें इस मौसम में, इस ठंड सर्द मौसम में बच्चों को बाहर लेकर नहीं निकलना आपने। और ऐसे हुआ, मेरी भतीजी की कॉल आ गई, आंटी ये हो गया, मेरी बेटी को वॉमिटिंग हो रही है। तो मैंने कहा ये बेटा और घूमो और सैर सपाटे करो, और जी बाजार जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो यार एहतियात करनी है। ये वो ठंड है जो कि बड़ों को बर्दाश्त नहीं हो रही होती, तो छोटे बच्चे हैं यार, बहुत नाजुक होते हैं बच्चे, तो ज़रूरी है कि इस मौसम में यार अगर कुछ टाइम जब सर्दी बहुत पड़ जाती है तो एहतियात कर लें। तो मैं तो एहतियात करती हूँ, मैं इस फैशन को एक साइड पे रख देती हूँ। मैं समझती हूँ सेहत पहली प्रायोरिटी है। और यार ओवर कोट पहना मैंने, हालांकि ये कोट पहना हुआ है, उसके ऊपर ओवर कोट पहना, ऊपर मैंने शॉल, मोटी सी शॉल की, ऊपर से अच्छी तरह जो है मैंने जो है मास्क के बाद फिर एक जो है ऊपर शॉल की। यार मुझे लगता है जब मैं यहाँ आती तो मुझे कहते हैं यार बस एक कंबल की कमी थी आयशा, और कुछ नहीं है, सब होता है। ओके, बहरहाल बात आगे बढ़ाते हैं। आज 2 खवातीन हमारे साथ है, एक मैं भी हो गई, 3 हम लोग हो गए। लेकिन उससे पहले एक न्यूज़ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, और फिर कहते हैं ना बात जब वक्त पे ना की जाए तो उस बात का असर ही ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए बात को मैं ज़रूर आगे बढ़ाऊंगी कि कल की न्यूज़ थी, रात को जब मैं सो रही थी तो पता नहीं क्यों मुझे आदत है कि मैं न्यूज़ जो है सुनकर सोती हूँ कि क्या हुआ आज के दिन, क्योंकि संडे है, अपने घर वालों को टाइम दिया, दावतें वगैरह जो है कुछ होती हैं, कुछ इस तरह का सिलसिला होता है, लेकिन रात को न्यूज़ ज़रूर सुनती हूँ। तो पबजी की वजह से जो उन्होंने बताया, और एक जो 15 साल नौजवान हसन जो है रावलपिंडी में, उसने जो है उसको जब मना किया गया तो उसने अपनी बहन जो कि 24 साल की थी, 17 साल भाई एहसन, उस पर फायरिंग कर दी पिस्तौल से और दोनों बेचारे मर गए। तो उसके अलावा अपनी वालदा को भी जो है वो भी जख्मी हुई है, वो हॉस्पिटल में है और पता नहीं क्या बनता है उनका। तो और खुद जो है वो बच्चा घर से भाग गया जो 15 साल था, और फिर सुना है कि खुदकुशी की कोई कोशिश भी उस बच्चे ने की है, और पता नहीं कि बचा या नहीं बचा। तो आइंदा जो खबर होगी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अफसोस हुआ मुझे इस बात पर, यार एक गेम जो है हमारे बच्चों पर इस कदर हावी हो जाती है। यार बैन थी तो अच्छा था यार, आजकल हर वक्त जो है इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं कि गेम, क्योंकि तशद्दुद वाले जब बच्चे गेम्स देख रहे होते हैं तो आप सोचिए हम पे असर नहीं होता, हम इसलिए बड़े हैं ना उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। यार ये क्या है, गेम तो है, खेल रहे हैं। यार वो जो बच्चे हैं ना उनका मेंटल लेवल हमारी तरह अप्रोच का नहीं है, हम पुख्ता हो गए हैं यार। अगर हम भी उस एज में होते और हमें इस तरह की गेम मिलती, मार धाड़ वाली, फायरिंग करना, ये करना वो करना, तो शायद इसका हम पर भी असर होता। लेकिन हमारे जमाने में तो ऐसी चीजें थी नहीं। तो आज के बच्चों को जब आपने रहमो करम पर छोड़ दिया सोशल मीडिया के और इस तरह की गेम्स के, तो इसका क्या असर होगा। देखिए ये आजकल बार बार मैं कहती हूँ कि बच्चों में क्राइम बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, तो आप लोग देखें तो सही, सोचने की बात है, लम्हा फिक्र है हम लोगों के लिए, माशरे के लिए और वालिदैन के लिए, पेरेंट्स के लिए। आज मैं इसी को बात को उठाऊंगी, इसी मुद्दा को मैं उठाऊंगी अपने प्रोग्राम में, और जो हमारे गेस्ट हैं उनसे जानूंगी कि वो इस हवाले से क्या आती हैं, क्या कहती हैं, क्योंकि एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट की और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीटीआई डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की। गुलनाज काशिफ है, इनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इतना बोलती हूँ ना कि नहीं अच्छा बोलती हैं। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ रोही की टीम का जिन्होंने मुझे बुलाया, आपका, हमना का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और दूसरा इस पे मैं वाकई ये जो पुरतशद्दुद किस्म की गेम्स हैं इन पे पाबंदी के हक में हूँ। बिल्कुल वाकई इस तरह की नहीं होनी चाहिए। मतलब जब इस पे बैन लगाया गया था तो उसमें यही मतलब उन्होंने
जो लिया था कि बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, बंद हैं, इंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन इंटरटेनमेंट के लिए कोई दूसरी तरह की गेम्स भी हो सकती हैं। जरूरी तो नहीं कि इस तरह की जो तशद्दुद वाली गेम है वही करनी है। और दूसरा, घर वाला जो है उनकी भी इसमें आ जाता है कि मतलब इतने रिस्पॉन्सिबल वो कैसे हो गए कि वेपन उन्होंने घर में इस तरह से रखा हुआ था कि वो जो था वो बच्चे की अप्रोच में अच्छा, था। ये वेपन की बहुत सारी मिसाल हैं यार, ज्यादातर ये केसेस ऐसे हो रहे हैं। पिछले दिनों में भी हुआ, और एक बच्चा जो है नशा करके आई, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब न्यू ईयर का था, और उसने आकर फायरिंग की, घर वालों से लड़ाई हुई, वालदा को मार दिया, नौकर को मार दिया। तो क्यों ये अप्रोच में कैसे होता है वो बच्चों के ना, हाँ। मतलब कि जो 17 ईयर की एज का बच्चा जो है 15 ईयर का, मतलब वो माइनर में ही आया ना, हाँ। कि उसकी अप्रोच में वेपन था, और उसने वो जिस तरह से उसने उसमें देखता है, वो जो पबजी में इसी तरह है ना, वो फायरिंग करते हैं। सबसे पहला वाकया तो ये नॉर्वे में हुआ था ना, जो वो गया था और उसने मस्जिद में हमला कर दिया था। तो इसमें है ही इसी तरह से, तो वो वेपन उसकी अप्रोच में था, तो उसने उसी तरह से वो गेम के अंदाज में वो करके तो इस तरह का वाकया जो है वो ठीक है जी। इससे बात मतलब करते हैं, दोनों तरफ से लापरवाही आ जाती है। सोशल वर्कर भी हैं, सैयदा उम्मे रुबाब हैं, इनको वेलकम कहेंगे। खुश आमदीद, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। कहती आयशा मुझे सिखा दिया, मेरी छुट्टी थी, आज मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। यार अच्छा है, हमारे साथ भी कभी मिल बैठो तो अच्छा लगता है। मेरे बाबा इतनी मजे मजे की बातें करती हैं का, और इतनी मजे मजे के साथ अपने काम भी बता रही होते, तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। अच्छा, मैं एक बात बताने जा रही हूँ, वो ये बता रही थी, मुल्तान लॉ कॉलेज से मैंने LLB किया, और जिन उस्ताद से मैंने किया सर काशिफ से, तो ये उनकी वाइफ है गुलनाज काशिफ। तो ये भी बता दूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। तो उस वक्त तो हमने कभी मिले ही नहीं थे जब हम उस अरसे में थे, और ये 2007 की बात है जब मैंने LLB किया मुल्तान लॉ कॉलेज से, और हम लोग निकल आए। तो मैं यही तो जो मैंने पूछा, और इन्होंने कहा काशिफ, मैंने कहा वो तो हमारे सर है, मुल्तान लॉ कॉलेज का नाम लेते हुए, तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है वो दौर याद करके, वो तालीमी दौर, और उस वक्त तो कुछ फिक्र फाका ही नहीं था यार। तो अच्छा लगा, थैंक यू, आप तशरीफ लाए। एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ, और इस बहाने मुलाकात भी हो गई, यानी कि जो हमारे सर काशिफ थे उनकी मिसेज हैं, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत सारी बातें उस वक्त हम गॉसिप करते थे। ये सर की शादी हो गई, ये नहीं हो गई। बड़े स्मार्ट और हैंडसम थे हमारे सर काशिफ। तो ऐसे ही होता है ना जमाना, जो स्टूडेंट लाइफ होता है। सही बात है, ऐसे ही होता है, मतलब वो इंस्पायर होता है अपने टीचर से, तो ऐसे ही है। अच्छा, खवातीन के हवाले से बात करते हैं यार। ये टेंशनों वाली बात है सुबह सुबह, ये जरूरी भी थी, और उमेर रुबाब भी हमारे साथ हैं यार। ये बच्चों में जो है पुरतशद्दुद जो है रवैया या चीजें जो है देखने में आ रही हैं। तो उमेर रुबाब, आपको क्या लगता है कि बच्चों को अब देखने की जरूरत है? अब ये चीजें बढ़ती जा रही हैं हमारे माशरे में, अब इस पे फोकस करने की जरूरत है, क्या कहोगे इस हवाले से यार? एग्जैक्टली, देखिए, जब से ये पबजी का तो तकरीबन हम लोग हर मंथ में कोई ना कोई एक वाकया सुनते आ रहे हैं। बेसिकली पबजी मैंने भी स्टार्ट की थी, एक टाइम था मैंने भी स्टार्ट की, मैंने कहा जी सब खेल रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी फ्रेंड्स वगैरह ने कहा पबजी खेलो, बहुत मजा आएगा। मैंने भी पबजी इंस्टॉल वगैरह भी की। उस गेम में जस्ट क्या है, आपने वेपन्स कलेक्ट करने हैं और आपने शूट करना है। अब एक बच्चा जब ऐसी गेम खेल रहा है हर वक्त 24 आवर्स, और फिर वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज को आप हद से ज्यादा यूज करो, बिल्कुल, तो आप उसी दुनिया में जीने लग जाते हो। अब हर वक्त पबजी खेल रहे हैं, वेपन्स कलेक्ट कर रहे हैं, उनको शूट कर रहे हैं, तो ये इस तरह की गेम्स का पर्पज मेरे ख्याल में कोई बनता ही नहीं है। ये गेम्स क्यों बनाई गई हैं? इसका हमारी जो यंग जनरेशन है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बच्चे, आप ये देखें कि पबजी के इवन के जहां मैं अब जॉब कर रही हूँ, वहां पे भी अगर गर्ल्स भी हैं, उन्हें 5 मिनट का टाइम मिलता है, वो पबजी खेलने लग गए। उस 5 मिनट में आप अपनी लाइफ के बारे में और बहुत कुछ सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। GTA है गेम, अगर आपने खेली हो, सबसे अच्छी कैंडी क्रश है। आप कैंडी क्रश GTA गेम भी बहुत बुरी है, और इसमें भी इसी तरह है, फायरिंग हो रही है, एक बंदा भाग रहा है और जो लोगों को मार रहा है, और अच्छा इसमें भी खून है, फायरिंग है। तो ये चीजें हम लोग नहीं समझ रहे, हम समझते हैं तो हम समझते हैं हमें फर्क नहीं पड़ा, तो हमारे बच्चों को, लेकिन हम अपने माइंड से सोच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जो हमारी यंग जनरेशन है और जो हमारी मैच्योर जनरेशन है, उनके माइंड में, उनके एक सोच में बहुत ज्यादा फर्क है। ये लोग अभी, हम लोग अभी सीख रहे हैं। अगर हम सीखने में ही एक बुरी चीज देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है।
وہ جو ایک صحبت کا کہتے ہیں کہ جی بری صحبت میں بیٹھو گے تو برے بن جاؤ. جب آپ آل ٹائم ایک بری گیم کھیل رہے ہو, ایک کلنگ گیم کھیل رہے ہو, تو اوبویسلی بات ہے آپ کے مائنڈ پہ اس کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پہ اثر پڑے گا. اور پاکستان کی تو ماشاءاللہ سے جنریشن اتنی ایکسٹریم ہے کہ وہ کچھ بھی کرتے ہیں تو بہت ایکسٹریم ہو کے کرتے ہیں. بالکل. اچھا, گیم کھیل رہے ہیں تو وہ بھی ایکسٹریم اسکول ہو بھی کے, کھل گئے ہیں, اور بچے رو رہے ہیں. سردی بھی زیادہ ہے آج. ایسے جلدی آ رہی ہے تو بچے واقعی رو رہے ہیں. کل باقاعدہ جو ہے ایک میمز بھی تھا, ایک ویڈیو بھی تھی نیٹ پہ چل رہی تھی, اور یہی تھا کہ بھئی ہم پہ مہربانی کر دیں. تو یونی کھل گئی, فلاں کھل گیا. تو اب جو ہے اسکول 9 سے جو ہے آنورڈ جو ہے اسٹارٹ ہو رہا ہے, 12 تک جو ہے 12 تک جو ہے کلاسیں آج جو ہے کھول دی گئی ہیں. پھر آہستہ آہستہ یہ جو بدلہ وال سلسلہ شروع ہوگا, اور اس کے بعد یونی کھولی جائے گی. اس کے بعد چھوٹے بچوں کا باری آئے گی پرائمری. تو اب دیکھیں کہ بچے اب اتنے عادی ہو گئے ہیں. اچھا, اس پہ ڈفرینٹ پیرنٹس کے ڈفرینٹ اوپینینس ہیں. ویسے آپ کیا سمجھتی ہیں, گلناز کھلنا چاہیے تھا یا ابھی بھی جو ہے کووڈ کی سچویشن تو ہے, کووڈ کی سچویشن تو ہے, تو اس میں یہ ہے کہ سکولز جو ہیں وہ ویسے ایس او پیز جو ہے وہ فالو تو کر رہے ہیں. بالکل. اور دوسرا یہ کہ واقعی تعلیمی حرج تو سب سے زیادہ بچوں کا جو ہے وہ نقصان یہ تعلیم کا تو بہت زیادہ ہوا ہے. تو اس میں اللہ پاک خیر خیریت رکھے, سب کو اپنی زمان میں رکھے. ابھی یہی ہے نا کہ جب تک ویکسین نہیں آتی ہے پراپر تو اس وقت تک تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا, پتہ نہیں کب تک چلتا ہے. اب یہ ایگزامز کا سب سے بڑا ایشو ہے. اس میں ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ احتیاط کرنا ہے, ایس او فالوز کرنا ہے, ماسک لگانا ہے. بچوں کی تو ایج مطلب یہ لرننگ ان کی ایج ہوتی ہے نا, تو اگر ان کو ایجوکیٹ کیا جائے صحیح طرح سے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کریں تو ہوپ فلی اللہ خیر خیریت رکھے. ٹھیک ہے. سیاست میں آنا کیسا رہا, کب آئی, کچھ بتائیے اپنے حوالے سے. اچھا ایکسپیرینس. صحیح. تو کتنی فعال ہیں, کیا کر رہی ہیں, بتائیے. ایز اے انفارمیشن سیکرٹری کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا کر رہی ہیں, نبھا رہی ہیں, کچھ بتائیں. انفارمیشن کا سارا کام جو ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کا وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مطلب عوام کے جو مسائل ہیں جن کی اپروچ نہیں ہوتی حکام بالا تک, ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں وہ ہمیں اپنے مسائل بتاتے ہیں اور ان کو پھر آگے مطلب کنوے کرنا اور ان کو حل کرنا. یہ سلسلہ کب شروع ہوا, کتنا عرصہ ہو گیا؟ 16 یا 17 سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کووڈ کے دنوں میں کیسے رہا, کتنا ورک کیا؟ اب کووڈ تو ابھی ہے لیکن جب لاک ڈاؤن تھا تو اس وقت کس طرح ورک کیا آپ لوگوں نے؟ اس میں یہی ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے, کیونکہ اس وقت تو کافی مطلب ضرورت تھی نا, لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے تھے. اور اس میں جو تھی سماجی تنظیمیں وغیرہ جو ہیں انہوں نے بھی اپنا فعال, کیونکہ میں یہ جو ہے سول سوسائٹی فورم اس میں بھی ہوں چیف کوآرڈینیٹر کے اس پہ. تو یہی تھا کہ سماجی تنظیموں وغیرہ کے ساتھ یہ جو تھا راشن کے بیگ وغیرہ پہنچانا کرنا, اس طرح کے جو سلسلے تھے وہ کیے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو خواتین کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ایسا شاید آپ کو نہیں کرنا پڑا ہوگا جس طرح کا گھر کا ایک سسٹم ہے, یا کرنا پڑا. نہیں دیکھیں, ہر شعبے میں مطلب صرف پالیٹکس میں نہیں, جس بھی شعبے میں خواتین جاتی ہیں ان کو مسائل کا سامنا, تو اس میں بھی پالیٹکس میں بھی وہی مسائل ہیں جو باقی جو شعبوں میں ہیں. اس میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی الگ قسم کے مسائل ہیں یا باقی. اس میں خاتون جو بھی گھر میں سے نکلتی ہے تو اس کو منفی جو ایلیمنٹ ہیں ان کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں تو ویسے بھی ہے, خاتون نکلی ہے تو شاید پتہ نہیں اس کا کوئی پرپز ہی کوئی اور ہے. ٹھیک ہے نا, تو یا یہ ہر ایک کے لیے اوپن ہے, یہ ہے. یعنی حالانکہ خاتون ایک لمٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کا بھی دل چاہتا ہے یار اس نے اتنا پڑھا ہے, اتنا لکھا, تو اس کو موقع ملے. اور ظاہر 50% مطلب ہاف ہماری جو پاپولیشن ہے وہ خواتین پہ ہی مشتمل ہے. اسی طرح سے جب اتنا بڑا جو ایک وہ جو پورشن ہے آپ کی آبادی کا, اگر اس کو ٹوٹلی آپ گھر میں بٹھا دیں تو کیسے ملک ترقی کرے گا؟ بالکل بالکل. یہ دیکھیں نا آپ, قائد اعظم کے ساتھ فاطمہ جناح نے اس زمانے میں بھی وہ ان کے شانہ بشانہ کام کر رہی تھیں, اور خود قائد اعظم نے فاطمہ جناح کو کہا تھا کہ خواتین کے ساتھ ملیں اور ان کو لے کر آئیں پاکستان بنانے کے لیے. اور وہاں سے آپ دیکھ لیں, اب 73-74 سال پاکستان کو ہو گئے, ابھی بھی ہماری خواتین جو ہیں اتنی نمائندگی نہیں ان کو مل رہی جتنی ہونی چاہیے تھی.
ठीक है ना, अभी भी वो माइंड सेट एक पता नहीं वो हिंदुओं के साथ रह के हो गया है कि वो सती सावत्री पतिव्रता टाइप खवातीन, हालांकि इस्लाम ने पूरा राइट दिया है खवातीन को। हाँ। तो लेकिन अभी भी यहाँ पे मतलब वही एलिमेंट है और हर शोबे में खवातीन को करना पड़ता है, जिस भी तरफ चली जाए वो। ठीक है। अच्छा गुलनाज, शादी के कितने अरसे बाद लगा के मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि शादी होती है घरेलू गृहस्थी, और जैसे हम सती सावत्री की बात कर रहे हैं तो कितने अरसे बाद ये फील हुआ आपके हस्बैंड को, या आपको फील हुआ कि अब मुझे कुछ करना है? बच्चे जब स्कूल जाना शुरू हुए हैं तो साथ ही मैं भी निकल आई हूँ। ठीक है। मतलब कॉलेज में मैंने टीचिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। तो यानी बच्चे इतना है कि बच्चों को पर पहला फोकस होता है, और होना चाहिए भी। सही बात है कि पहला बच्चों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो जाए, ठीक है ना, कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। और उसके बावजूद मतलब टोटली मैंने फिर बच्चों को इग्नोर नहीं किया है। बच्चों के स्कूल के ऑफ टाइम तक उनके साथ मतलब उनको लेके तो घर चले जाना, तो उसके बाद फिर अब बिल्कुल मतलब वो माशाल्लाह से समझदार हैं हर तरह से, तो अब फिर मैं मतलब पॉलिटिक्स। अच्छा, यही बात है, जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं तो माएँ कहती हैं शुक्र, कहते हैं ना सांस लेती है, शुक्र है। तो उम्र रुबाब से जानते हैं आजकल क्या चल रहा है यार। आज जैसे सुबह कहती मुझे उठाते हैं छुट्टी में, तो यार वाकई सर्दियों में तो उठना बड़ा मुश्किल काम है ना? नहीं, आदत तो हो गई है अब सर्दियों में, सर्दी हो या गर्मी हो। जॉब अल्हम्दुलिल्लाह आजकल कर रही हूँ, तो उसके लिए सुबह मुझे 7 बजे ही उठना पड़ता है। जॉब कर रही हो माशाल्लाह, और इसी साल में मेरा ख्याल है जॉब स्टार्ट की है, इसी साल में स्टार्ट की है। ये जो पिछला गुजर गया 20 की बात करते हैं, ये साल तो अभी लगा यार, अभी तो जनवरी है। अभी सोच रही थी, मैंने कहा आयशा इस साल की बात 2020 अभी साथ ही तो है, साथ ही तो है। बस ये कोशिश नहीं करेंगे कि वापस नहीं लेके आएंगे, जो गया उसको धक्का दो। Exactly. ये बताओ यार, क्योंकि स्टार्ट जब हम 19 में बात की थी तो हमने यही की थी 19 में कि अभी उस स्टूडेंट थी आप, और जो है आप यूनिवर्सिटी लेवल पर काम कर रही थी। अब कैसे लगता है जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गई हो, तो अब आपको कौन से चैलेंजेस लगते हैं कि हैं इस फील्ड में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस का सामना कर रहे हो एज ए वुमेन? अगर हम बात करते हैं तो क्या कहोगे? अगर बात की जाए चैलेंजेस की, तो मेरे ख्याल में प्रोफेशनल लाइफ हो या प्रैक्टिकल लाइफ हो, वुमेन के लिए हर इन्वायरमेंट एक एज अ चैलेंज ही है। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा चैलेंज है वुमेन के लिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहां पे भी एक बहुत जो है चैलेंजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। इसमें यह है कि वुमेन को एक फीमेल होने के नाते मैं ये कहूंगी कि आप जब बाहर निकल आए हैं, जो काम एक मर्द कर रहा है वही काम आप भी कर रहे हैं। लाइक अगर आपका जो एक हेड है वो मेल है, तो ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो फीमेल्स भी हेड हैं। बिल्कुल। और वही सेम काम करनी है, और मेरे ख्याल में फीमेल ज्यादा फोकस करके काम करती है। लाइक ये एक कह लें कि औरत की एक आदत है कि अगर वो किसी काम के पीछे पड़ जाए तो वो बाल की खाल निकाल देती है। हाय हाय, एग्जामिनर अगर खातून हो तो क्या हाल होता है ना पूछे ईमान से। तो बंदा कहता है अल्लाह करे को खातून ना हो हमारे। यार ये चीज थोड़ा चेकर भी अगर फीमेल थोड़ा सा तो होना चाहिए यार स्टूडेंट के लिए। फीमेल ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट होती है मेल्स की निस्बत फीमेल ज्यादा। और मेल्स फिर यानी कि बात अंडरस्टैंड कर देते हैं। फीमेल अगर किसी बात पे अड़ गई है, आप उसको नहीं हिला सकते उस बात से, वो अड़ ही जाती है। हाँ। मेरे अपने साथ भी ये क्या ये अच्छा है, ये थोड़ा सा बदलने की हमें भी अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करने की जरूरत है। मोल्ड करना चाहिए यार, एक चीज पर अड़ जाते हैं, सुई अड़ गई ना तो ये यार घरेलू मामले में भी ऐसा ही होता है। जब आप अड़ रहे हो तो उस वक्त आप ये चीज देखें कि आप जिस बात पे अड़ रहे हो अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस। हाँ, अगर आप सही बात पे तो फिर अड़े रहो, ठीक है, डटे रहो फिर हाँ। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, आप किसी की ना सुनो, अपनी बात पे डटे रहो। अगर इफ यू आर राइट। यार हरासमेंट के केसेस पिछले दिनों में तुमने अगर देखा हो, तुम्हें नजर भी आए हो, तो एक नर्स का केस था। अब मुझे शहर भूल गया यार, इतनी सारी न्यूज सुनती रहती हूँ तो हर चीज याद नहीं होती। बादाम खाऊंगी तो शायद फिर, अब उम्र का तकाजा भी है, लेकिन चीजें मुझे याद रहती हैं कि क्या हुआ। अब उस खातून ने हरासमेंट डॉक्टर की तरफ से था, और उसने जब बात की तो कमेटी बैठ गई, ये बैठ गए, उस बेचारे को जॉब से फारिग कर दिया गया। और कमेटी में क्या था आपको पता है, एक खातून थी और 10 मर्द हजरात थे। तो ये कहीं जाके ज्यादती है। आप नहीं समझती कि हरासमेंट के केसेस जब होते हैं और उसमें जब एक खातून आवाज उठाती है, वो बेचारी डटी रहती है, तो उसके साथ होता क्या है माशरे में, ये तो देखो यार। बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है कि अगर आप जैसे ये आप बता रही हैं हरासमेंट का केस,
तो ये बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे केसेस हैं, नो डाउट आयशा। इवन कि अगर हम लोग के बच्चियों के मसले होते हैं, बिल्कुल, यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हो, तो हम यूनिवर्सिटी में जब पढ़े हैं तो उस वक्त हम लोगों ने एक टीचर और स्टूडेंट का, टीचर ने स्टूडेंट को हरास किया था और बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हुआ था, स्ट्राइक हुई थी, सब कुछ हुआ था। लेकिन देखें उससे एट द एंड क्या हुआ, उस लड़की की एक किस्म की इज्जत उछल गई। हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है वुमेन्स के लिए। ठीक है, मेल अगर ऐसी कोई बात करते हैं तो मेल से कोई भी नहीं पूछता, बिल्कुल फीमेल से पूछते हैं। ये एक चैलेंज है हमारे लिए बहुत इसी बड़ा। वजह से बहुत सारे बच्चे कहा जाता है यार, आवाज नहीं। और आप यकीन करें, हम लोग जब फील्ड में निकलते हैं, इवन के हम लोगों को ये सुनने में आता है फीमेल्स को जॉब मिल जाती है, मेल्स को नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक आम मुहावरा हो गया जो हम लोगों को सुनने में आता है। जबकि मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी को ये देखना चाहिए कि जितना एक फीमेल के लिए जॉब करना मुश्किल है, मेरे ख्याल में 10 मेल्स को मिला के जो डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है वो एक फीमेल को करना पड़ता है। बिल्कुल, उसने घर से निकलने, मेरा अपना मैं आजकल, मेरा ऑफिस जरा दूर है, मैं घर से निकलती हूँ, घर से निकल के ऑफिस जाने तक पता नहीं कितने लोगों को इग्नोर करना पड़ता है, कितनी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। ये क्या है, ये डिफिकल्टीज है। लेकिन अब मैं उनसे हार के, मैं उनकी किसी भी बात से फेडअप होके, मैं ये भी नहीं कर सकती कि मैं घर पे बैठ जाऊं। तो अब हम अक्सर कहते हैं कि तालीम की यहाँ कमी है यार। जब आप देखते हो आपके कॉलेज के बाहर जो है, ये रहा, अब भी है, अब शायद कुछ कम हुआ ट्रेंड के, बॉयज आके खड़े हो जाते हैं, वो भी किसी कॉलेज के यूनी के। आप तो फिर अब एजुकेशन फील्ड का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो क्या चीज है जो इनको सुधार सकती है? मैं ये जानना चाहूंगी गुलनाज, किस चीज को लाने की जरूरत है कि एक खातून अपने जो है बगैर डरे जो है अपने ऑफिस तक, अपने काम तक पहुंच सके और उसको इस तरह की नजरों का, इस तरह के अल्फाज का सामना ना करना पड़े। जितनी भी शायद खातून बोल्ड हो जाए, जितना भी अपने आप को बहादुर क्यों ना समझे, लेकिन ये चीजें जो है बुरी लगती हैं, बुरी लगती हैं। हाँ। यही बात है। और कई खवातीन जो है वो छोड़ भी देती हैं, बिल्कुल घरों में बैठ जाती हैं सिर्फ। और कई दफा जो है फैमिलीज भी इन्हीं उसमें के इस तरह का सामना करना पड़ेगा, वो भी परमिशन नहीं देते हैं। तो इसमें ओवरऑल जो सोसाइटी है हमारी, उसको एजुकेट करने की जरूरत ही है। ठीक है, या माओ को जो है अपने बेटों की तरबियत पे फोकस करने की मेरे ख्याल में एजुकेशन बिल्कुल भी पीएचडी नहीं, इवन दूसरी तरबियत की बात पेरेंट्स की या अम्मा की तरबियत की जरूरत है। जो अम्मा जो है बच्चे में ये डाले, बेटे में ये डाले कि किस तरह सिर्फ अपनी बहन की रिस्पेक्ट नहीं करनी, अपनी माँ की नहीं करनी, अपने रिश्तेदारों की, बाहर की जो औरत है वो भी आपकी वैसे ही रिस्पेक्ट के लिए जरूरी है जैसे कि आप अपने घर वालों करें। इस पे बात करते हैं यार, बात ही नहीं करने देता बंदा, कह रहा है ब्रेक पर चलो, ब्रेक पर चलो। तो ये जो हमारे हैदर अन, इनको सुकून नहीं है। जी नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रखिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर। और वक्फे से पहले बड़ी बहस चल रही थी कि क्या करने की जरूरत है, ये चीजें या जिससे एक खातून जो है रेस किया जाता है, ये बातें, ये अल्फाज क्या खत्म हो सकते हैं, लेकिन कितना अरसा लगेगा अगर सोचा जाए। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोशिश की जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज जो है बदली जा सकती है। लेकिन क्या हम लोग कोशिश करते हैं यार गुलनाज? हम लोग कोशिश करते हैं, बातें तो हम बहुत करते हैं यार, तरबियत करनी है, ये करना है, वो करना है, बच्चों को बताना है, बेटों को बताना है, तो किसको बताना है, किसको बताना है? ज्यादा फोकस जो होता है ना तरबियत का, वो आमतौर पे लड़कियों पे किया जाता है। बिल्कुल, अगले घर जाना है। हाँ, लड़कों पे नहीं किया जाता ना, ये लड़कों को की तरबियत की ज्यादा जरूरत है। अगले घर जाना है, तैयार हो जाओ, तैयारी कराई जाती है बाकायदा लड़कियों को। शुरू से ही कहा जाता है कि मतलब वो भाई का ख्याल करें, फलां का ख्याल करें, ठीक है ना। और आमतौर पे हम तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि प्रिविलेज्ड हैं, उस तरह के उसमें नहीं गुजरे। लेकिन अगर आम उसमें फैमिलीज में जाके देखें तो इसी तरह का माहौल होता है। तो वहाँ पे बेटों को जो मतलब नहीं वो तरबियत देते, तो फिर वो बाहर निकल के इसी तरह के तैयार होके खड़े हुए होते हैं। और एक जनरेशन इस तरह की, मतलब अब काफी टाइम लगेगा। वही है कि तब्दीली जो है वो इतनी मिनटों में तो नहीं आ सकती है। ठीक है, नहीं एक तब्दीली तो लाएगी ना, लाई है ना। खवातीन को देखे ना, सबसे ज्यादा वोट बैंक जो है वो खवातीन का इसके पीटीआई के लिए ही है।
ठीक। अच्छा, मुल्तान में क्या कितना वर्क हो रहा है खवातीन के हवाले से? आप कर भी रही हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, तो कितना वर्क कर रही हैं? कितनी खवातीन हैं जो आपके साथ होती हैं, मिलके चल रही हैं? इस हवाले से बताइए। पूरी मतलब ये डिस्ट्रिक्ट की खवातीन की तंजीम है, इसके अलावा सिटी की है, सब मिल के मतलब आपस में मिलकर जो है वो काम करते हैं। और खवातीन के हकूक देखें, जो ये इस तरह के ये जो खवातीन की प्रोटेक्शन वगैरह के जो बिल्स वगैरह थे, ये खवातीन ही आगे गई हैं, पार्लियामेंट तक का हिस्सा बनी है और उन्होंने ही आवाज़ उठाई है ये तेजाब गर्दी का जो था। इसके अलावा अब जैनब अलर्ट बिल जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने, वो बहुत अच्छा है। इसी तरह से ये जो खवातीन की प्रॉपर्टी के हवाले से जो है एक्ट पास किया है कि जो खातून है उसकी प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है उसी को ही मिलेगा, विदाउट एनी ये जो कोर्शन या फिर ये जो है अनरीजनेबल फोर्स यूज करके उसको किसी और तरह से मुंतकिल ना किया जाए। तो ये इस तरह से खवातीन के हवाले से खवातीन को पता नहीं होता था उसकी प्रॉपर्टी अगर है उसके नाम पर, तो उसको पता ही नहीं होता था, और दे दिया तो खत्म हो गया, है ना। तो ये खवातीन के लिए ये जो ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने ही ये जो बिल पास किया है, ये इसमें भी खवातीन जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मुकम्मल तौर पे सही तरह से जो है वो ले सकेंगी। अच्छा, अपने राइट्स के लिए उठना या बात करना, वैसे तो अब खवातीन पहले से बेहतर समझने लग गई हैं और आती भी हैं सामने, लेकिन जो माशरा है, लेकिन उसकी जो सोच है उसको अभी हम तक बदल नहीं सकते, है ना। सही बात है। जब वो आती है, वो कितनी उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। आप वो घर वाले वो इसलिए माशरा तो बाद में एक्सेप्ट करेगा ना, माशरा तो उस वक्त एक्सेप्ट करेगा जब घर वाले एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ ये चीज है कि अपना घर वाले ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, तो बात तो ये यहाँ सपोर्ट नहीं होगी, वह उस बच्ची को आप कहें कि आवाज उठाए या बाहर आए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है वाकई। मतलब जब तक घर वालों की सपोर्ट ना हो उस वक्त तक तो वो कोई किरदार अदा ही नहीं कर सकती है। और दूसरा, हमारे जो खवातीन हैं वो फाइनेंशियली भी मर्दों के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होती हैं। जब वो पूरा डिपेंड ही वो उसके ऊपर अपना जो पार्टनर है उसके ऊपर करेगी तो ऑब्वियस बात है कि वो हर उसके तहत ही चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और पता नहीं इंटेंशनली भी नहीं होने देते कि वो जिसको कहते हैं ना वो दब के रहेगी, तो यही है सिलसिला। तो गुलनाज, किस तरह के आप माहौल में पढ़ी और पली और फिर उसके बाद आगे कुछ अपने बारे में बताइए। मैं अभी वही बता रही थी ना कि माशाल्लाह हम तो प्रिविलेज फैमिली से हैं। मतलब पहले भी जो फादर की तरफ से उस तरफ भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी और अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल जो है वो भी अच्छा मिला है। चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब आपने देखा, मतलब काफी ब्रॉड माइंडेड है और मतलब उन्होंने कभी लिया ही नहीं कि बहू हैं, ठीक है ना, बेटियों की तरह ही। बाज दफा काशिफ को डांट पड़ जाती है, बहनें नहीं बेटियां नहीं है, बेटियां नहीं है, तुम्हारी नंदे नहीं है, तुम्हें फायदा है, नंदे नहीं है ना, वो जहन की बात होती है, नंदे नहीं है। देखिए एक बात पता है एक टीचर के घर की सारी बातें पता होती है, तो नंदे नहीं है तो यकीनन जहाँ नंदे नहीं हो तो वहाँ तो सकून ही सकून, अमन है। नहीं ऐसी बात नहीं होती। देखें सास भी तो है ना, हाँ। हमारी वो भी कोऑपरेटिव हैं, मतलब पूरा ससुराल की तरफ से। काशिफ खुद जो है वो भी इस तरह के नहीं है कि उन्होंने कभी पाबंदियां लगाई हो, तो वही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हमेशा इसी तरह से रहे। तो लेकिन आमतौर पे खवातीन से जब हम मिलते हैं तो काफी ज्यादा वो डिस्टर्ब होती है। प्रैक्टिस नहीं की? प्रैक्टिस नहीं की मैंने। ठीक है। तो ये क्योंकि मतलब होल टाइम टीचर हूँ ना, तो उसको अलाउ ही नहीं होती बिल्कुल प्रैक्टिस, तो इस वजह से प्रैक्टिस नहीं की तो टीचिंग की तरफ ही। ठीक है। तो इतना अच्छा, जो बच्चियां आती हैं, आप लेकिन LLB करने आते हैं, तो बॉयज की तादाद ज्यादा होती है, गर्ल्स की तादाद कम होती है, फीमेल की कम होती है, ऐसे ही है। तो इस फील्ड में जो आती हैं, आप तो नहीं गए, लेकिन इस फील्ड में भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने अभी बताया ना कि खवातीन को हर शोबे में है, ये नहीं है कि सिर्फ वो जी पॉलिटिक्स में है या फिर ये जो है लॉ की साइड पे हैं। हर शोबे में खातून घर से निकलती है तो उसको बहुत ज्यादा जो है वो सामना करना पड़ता है। ठीक है, मेरे बाप आपकी तरफ आते हैं, खामोश बैठी है, बहुत कुछ सोच रही है, क्या सोच रहे हैं यार, सोचो में गुम हो आजकल, क्या बात है, बताओ। ये बताओ कि खवातीन जो है जो घर से निकलती हैं वो बहुत सारे मसाइल का सामना करती हैं, लेकिन वो मसाइल अपने कहते हैं अपनी जगह पर हट कर, तो आगे कैसे बढ़ा जा सकता है यार, क्या किया जा सकता है? तुम आगे बढ़ रही हो माशाल्लाह, तो क्या किया जा सकता है, किस तरह किस वे से अपने आप को आगे लेके जा सकती हैं बच्चियां?
अपने आप को मजबूत बनाकर, अपने आप को कभी भी ये ना समझें कि आप नहीं कर सकते। मैंने जब मैं तकरीबन 9th-10th क्लास से मैं जॉब्स कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फ्री बैठना बिल्कुल भी मेरे लिए ऐसे जैसे अभी मैं 2 मिनट चुप बैठी थी और मुझे नींद आने लग गई थी। सुकून से बैठी नहीं थी, इधर पहलू बदल रही थी, उधर बदल रही थी, मैंने देखा यार, मैंने कहा मुझे नींद आने लग गई थी कि मैं 2 मिनट भी, यानी कि मेरी लाइफ का शुरू से ये है, मैं फ्री नहीं बैठ सकती। इवन कि अगर घर पे थी तो पहले मेरा ये होता था मैं घर में हूँ, काम कोई नहीं है, मैंने घर की जर्नल सफाई करना स्टार्ट कर देनी। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसी बच्चियां तो होनी चाहिए है। सफाई खत्म हुई, अच्छा अब फिर कोई काम नहीं है, अच्छा अब मैं कुछ सीने के लिए बैठ जाती हूँ, सिलाई करने। ऐसे ही करते करते मैंने सिलाई भी सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह, सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग, कोई काम ऐसा नहीं है जो ना आता हो सिवाय एक मेकअप के। वो तो आते ही मैंने कहा तुम्हें मेकअप नहीं मिला था आज, लिपस्टिक नहीं मिली थी, तो मुझे हैरत से रूटीन को पता था आयशा भूल गई है शायद। मैं रूटीन में कम करती हूँ, करती नहीं हूँ बिल्कुल मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, बस इतना, यानी कि मामा बैठी होती हैं सामने, थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक उठाने की देर होती है, मामा की फौरन आवाज आ जाती है, हाँ हाँ मैरिड लुक बना लो, शादीशुदा बन जाओ। अच्छा, ये तो उनके साथ साथ मुझे इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं और अच्छी लगती है। देखिए जब आप बिल्कुल अपनी, इवन के अगर मैंने तैयार होके मैंने कोई कपड़े भी पहनने आज तक, तो डिसीजन मामा का होगा, उन्होंने डिसाइड करना है मैंने क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। लास्ट इंटरव्यू में जैसे मैंने बताया था कि मैं जब यूनिवर्सिटी थी, स्कूल थी, घर आती थी तो भाई मेरे फैमिली मुझे कहती है ये यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह सब कुछ साथ उठा के घर ले आती है कि हर चीज मामा को बतानी है सारा कुछ। उससे क्या होता है, देखें मुझे जो मसाइल पेश आ रहे हैं, जब मैं वो शेयर करूंगी अपनी मदर के साथ, तो मेरा माइंड और मामा का माइंड, दोनों का माइंड मिलके ये एक अच्छा सोल्यूशन निकालेगा। अच्छी बात भी है। मैं कल बीबीसी पे देख रही थी और एक इंटरव्यू था खातून का, और उनके जो है 24 साल बेटे ने खुदकुशी कर ली, इंजीनियरिंग कर रहा था वो बच्चा, और लास्ट में जब उस वालदा ने ये कहा, उस माँ ने ये कहा कि हम अपने बच्चों को नहीं समझ रहे होते, कि वो बात से हम इतने नाउमीद होते हैं अपनी लाइफ में, यानी होपलेस हो जाते हैं, और हम लोग शायद उनको लगता है कोई हल ही नहीं है मसले का, और वो उस लम्हे को मिस कर रही थी। और उनकी यकीनन एक माँ के लिए यार औलाद कितनी बड़ी बात है, बिछड़ जाना, और वो भी जवान औलाद जो है, 24 साल का नौजवान खुदकुशी कर ले। इंजीनियरिंग कर रहा था वो बच्चा, और मैंने जब देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। सच्ची से मैं ये बता रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए यार। क्यों किया होगा ऐसे नौजवान ने यार, क्यों किया होगा, क्या रीजन बनी होगी कि वो बच्चा एक वेल सेटल्ड बच्चा हो, खाता पीता घर का बच्चा हो, और उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली। और उसकी वालदा बता रही हो तो कोई इतने बहन भाई भी नहीं थे यार, वो टोटल 3 बहन भाई थे। और क्या रीजन है, और ये एक नहीं है यार, ये एक केस नहीं है, बहुत सारे नौजवान इस तरफ माइल हो रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे, क्राइम बढ़ गया, क्राइम के साथ साथ ये चीज भी बढ़ती जा रही है कि खुदकुशी भी लोग कर रहे हैं, नौजवान क्यों कर रहे हैं, इस पे हम बात करते हैं नाज़रीन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपका एक मरतबा फिर। और वक्त से पहले बात हो रही थी कि क्या बात है जो बच्चों को इस तरफ लाती है कि बच्चे जो है इतने नाउमीद हो जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। तो ये इस पे हम बात करते हैं। वैसे तो हम साइकेट्रिस्ट नहीं हैं, माहिर नफ्सियात नहीं हैं, लेकिन एक माँ तो हैं, आप हो, मैं हूँ, यकीनन हम सब जो है बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और बच्चे हमारे लिए कीमती सरमाया है। और अगर थोड़ा सा आंख से ओझल हो जाए तो कैसे लगता है ना, जिंदगी खाली खाली बिल्कुल। क्या हो सकता है रीजन के बच्चे इस तरफ माइल हो रहे हैं? एक तो हमने बात की थी वो तशद्दुद जो है गेम्स की, सबसे पहले ज्यादा टाइम जो है वो नेट पे गुजारते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उनके दरमियान एक गैप आ गया, ठीक है ना। उसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और दूसरा ये कि सोशल मीडिया पे वो किस किस्म की, ये भी एक वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, अगर वो बैठेंगे बात करेंगे तो बाज़ दफ़ा बच्चों के उससे निकलेगा ना कि वो किस तरह की वो जो है कम्युनिटी उसके अंदर वो गए हुए हैं, किस तरह के ग्रुप्स को उन्होंने फॉलो किया हुआ है, कहाँ पे हैं। ये व्हाट्सएप पे इतने इतने ग्रुप बने हुए हैं, इसके अलावा ये फेसबुक हो गया, इसके अलावा भी पता नहीं कौन सी कहीं से प्रेशर आ रहा है उस बच्चे को, कोई जो है उसके माइंड पे किसी ने कब्जा किया और हमें पता नहीं है।
बच्चा इस कदर मजबूर हो गया कि उसको लगा कि अगर ये पता चल जाए मेरी बात तो ये हो जाएगा। ये बहुत सारी चीजें हैं, ब्लैकमेलिंग है ना, ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमें नहीं इल्म। और अब वो माँ जो है, उस माँ ने ये बताया कि अब मैं माहिर नफ्सियात के साथ मिलके, पेरेंट्स के साथ एक कोलैबोरेशन यानी मिलके हम एक कर रहे हैं कि कुछ ऐसा बनाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए बच्चों की, ताकि इनके जहन को पढ़ा जाए क्योंकि उनको क्या क्या मसले मसाइल है, या स्कूल में बच्चों के मसले हैं, कॉलेज में है, यूनी में है, घर में के मसले हैं, आपस में दोस्तों के हैं, तो वो बात कम्युनिकेशन होगी पेरेंट्स और उसके बच्चों के दरमियान में, तो फिर ही उसका तदारुक किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो वही है ना कि नॉलेज में हो कि क्या है रीजन, बच्चा जो है वो डिस्टर्ब आखिर काफी दिनों से होगा। बिल्कुल, ठीक है ना, तो हम पूछते हैं बच्चा खा गया तो क्या बात है, हम समझते, हम इग्नोर कर देते हैं यार। अभी वो एक कोने में बैठा रहता है हाँ, काफी देर, बहन भाइयों के साथ वो खेल नहीं रहा है, खाना कम खा रहा है। यार ये तहरीक के लिए टाइम लगता है, बच्चा अपनी जिंदगी खत्म आने तक, मतलब सुसाइड का जो उसने किया है उस हद तक आने में पीछे काफी सारे दिन लगे होंगे उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। जब उसका जहन जो है वो नतीजा नहीं निकाल सका कि मैं इसको हल कैसे करूं, तो फिर उसने इतना एक्सट्रीम जो था वो किया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में लोगों के मसाइल किस तरह हल करने की कर रहे हैं, क्या इकदाम उठा रहे, कुछ इस हवाले से बताइए। ये डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में देखें काफी सारा काम हो रहा है। अब ये जो है सेक्रेटेरिएट, ठीक है, इसका साउथ पंजाब का, वो भी मुल्तान में ही बन रहा है। इसके अलावा ये जो थे गैस प्रेशर का जो कमी थी उसका क्या, ये काफी अरसे से जो थी आवाम शिकायत कर रही थी, तो क्या था कि वो जो पाइपलाइंस थी, तो गैस का मसला अभी बाकी। आज सुबह गैस नहीं आ रही थी, मुझसे पूछें, मैं नाश्ता बनाने गई, माचिस गई। अच्छा, अब गैस क्या, वहां से तो कुछ हवाएं निकल रही होती है, तीली जलाती है, पाइपलाइंस के अंदर कचरा वगैरह जो था वो पाइपलाइंस जो है उनको चेंज किया जा रहा है, अरबों मतलब रुपए लगा के उनको। इसके अलावा सीवरेज का था, पहले आबादी कम थी, पाइपलाइंस छोटी थी, अब उनको जो है सीवरेज का निज़ाम वो पूरा, अभी पिछले ये जो है इस वीक में भी, पिछले वीक में भी इनका जो था वो किया गया, इसके लिए इफ्तिताह वगैरह के, मतलब होते हैं यार, बस यही होता है, काम कहाँ हो रहा है यार, कब होगा ये बताओ। अब इफ्तिताह हुए तो शुरू होगा ना काम। 2.5 साल तो हो गए। इसके अलावा किडनी सेंटर जो है उसकी तोसी का काम जो है उसका भी किया गया। इसके अलावा ये जो है हमारा कार्डियोलॉजी सेंटर, उसकी भी तोसी का मंसूबा है। इसके अलावा अनकरीब इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्तान तशरीफ लाएंगे और मेगा प्रोजेक्ट जो हैं मुल्तान के लिए उनका जो है वो अनाउंस करेंगे। ठीक है जी, हम देखते हैं क्या अनाउंस किया जाता है। आवाम तो इंतजार में है। वही बात है कि 2.5 साल गुजर गए, क्या किया गया। अब यही बात हो रही थी अभी वक्फे में, तो गुलाज कहते हैं छीनी आटे से बाहर निकल आओ यार। गरीब बंदा यार, उसके लिए तो यही है ना यार कि लाजिम बात है, सैलरीज नहीं बढ़ाई गई, मजदूरी जो है वो उसमें इजाफा नहीं किया गया, वही चीज़ें हैं जिस पे हमने चलना है। लेकिन अगर मार्केट में ये चीज़ें आपको महंगी मिलती हैं, चीनी के रेट्स महंगे हो गए आपके सामने है, आटा नायाब हो जाता है, कभी कभी मिलता है तो महंगा मिलता है, तो यार आवाम बिल बिला उठेगी यार। ये तो उसके लिए तो यही बेसिक नीड्स है ना, यही तो उसकी जरूरियात है ना यार। देखें जब आई है पीटीआई की गवर्नमेंट तो उस वक्त देखें फॉरेन करेंसी रिजर्व जो थे वो 0 पे थे, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो ये था, ये खसारा जो था वो बहुत ज्यादा था, तो उसमें अब पहले वो डेफिसिट में था, अब सरप्लस में आया है, काम तो कर रहे हैं। इसके अलावा देखें 50 इयर्स के बाद वो मंगला और तरबेला अब जाके जो है डैम बनने शुरू हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो थे बासमती चावल, इंडिया अपने उसके ऊपर बेच रहा था, अब थे वो पाकिस्तान के, वो मुकदमा जीता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ज़राअत के शोबे में कोई काम नहीं हुआ था। अब देखें पाकिस्तान में एक जो है मुरब्बा ही होता है ना वो रकबा, उसके ऊपर जो काश्त होती है, इंडिया में वो चंद एकड़ के ऊपर उतनी ही काश्त वो कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि बीज जो है वो अच्छी क्वालिटी का है। ज़राअत में अब पीटीआई की गवर्नमेंट ने उसके लिए काफी ज्यादा सब्सिडी जो है वो रिजर्व की है, ठीक है ना, ताकि ज़राअत में एक ज़राई मुल्क हो के हमारा जो है कंट्री वो टमाटर और आलू तक तो वो बाहर से खरीद रहे थे,
ठीक है ना, वो काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ऊपर की सतह पे वो काम हो रहे हैं, उसका नतीजा जो है वो नीचे तक पहुंचने में जाहिर है टाइम तो लगेगा। और ये जो बिजली महंगी है उसकी वजह से है, और सारे जो हैं ये शरीफों और जरदारियों के किए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, इतने लंबे लंबे वो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं। अब जाहिर है अब हुकूमत का उसमें नाम लग रहा है, और दूसरा इनको पता था कि अब उन्होंने हुकूमत में नहीं आना, ठीक है ना, तो जाते जाते वो अच्छी खासी तबाही फेर के गए हैं। ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं उमर बाप से, उनसे जानते हैं कि ये बताएं कि क्या खवातीन, हम अक्सर कहते हैं कि मर्दों की शाना बशाना जो है काम जो है कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, तो क्या अभी लगता है कि वाकई इस तरह के हालात हैं, आगे बढ़ सकती हैं खवातीन? और क्या जो है, जैसे अभी हम बात करते थे यार सपोर्ट नहीं मिलती, अगर सपोर्ट मिले तो शायद हमें जो है अच्छा रिजल्ट भी नजर आए, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, फीमेल्स आगे बढ़ सकती हैं, मर्दों के शाना बशाना रह के जो वो काम करना चाहती हैं वो काम कर सकती हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खुद काम कर रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ मैं वो काम करती हूँ। उसमें नो डाउट हर्डल्स भी बहुत आती हैं, देखें काम कोई भी, उसमें हर्डल्स लाजमी आती हैं। उन हर्डल से अगर आप डर जाएंगे तो फिर तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा ये बताओ, बात हो रही थी अभी तो हम बात कर रहे थे कि जब बाहर निकलती हैं तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी नजरें और उनका सामना करना पड़ता है। जो आपके ऑफिस प्लेस है, वर्क प्लेस है, वहाँ क्या क्या बेयर करना पड़ता है वो बताओ। वर्क प्लेस पे लाइक बहुत कुछ बेयर करना पड़ता है, बहुत जो क्या कहते हैं, इवन के आपके ऑनर से लेके आपके जो सिक्योरिटी गार्ड होगा उस तक आपके उनकी नजरों में अजीब सी बातें होंगी, अजीब सी चीजें होंगी, उन सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। हर वर्क प्लेस भी एक जैसा नहीं होता कि मैं कहूँ कि नहीं हर वर्क प्लेस एक जैसा है, हर वर्क प्लेस भी एक जैसा है। उसके लिए ये है आप अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग आप अपने आप को बनाओगे, किसी में इतनी, इवन के वो ऑनर ही क्यों ना हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप ऐसे हैं, इतने बोल्ड हैं कि आपको देख के अगला बंदा बात करने वाला हिचकिचाए, तो वो अपनी नजरों में कभी भी ऐसा कोई भी तासुर नहीं लेके आएगा। मैंने अपनी जो फर्स्ट जॉब की थी कैंट में, उस जॉब में मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा था अपने ऑनर की तरफ से, और अपने उस ओनर को आज भी मैं जब कैंट जाती हूँ तो मैं अच्छे तरीके से मुंह छुपा के जाती हूँ कि इधर सारों को पता है। जब मैंने वो जॉब छोड़ी थी मैंने अपने ऑनर के मुंह पे थप्पड़ मार के छोड़ी थी। वाकई मैंने ये चीज नहीं देखी थी कि मेरी जॉब चली जाएगी, मेरा सर्कल कैसे चलेगा, इस सारी चीजों से हटके मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था। इतनी हिम्मत कैसे लाई, बस ये बता दो लास्ट में। इतनी हिम्मत जब तक आप अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते तब तक आप बाहर की सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकते। आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि अगर मुझे आप 100 बंदों के दरमियान में भी खड़ा करके कहेंगे कि आपने ये काम करना है तो मैं कभी भी हिचकिचाऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि मैं फीमेल नहीं हूँ, मैं मेल हूँ। वाह जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद मेरे बाप, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और गुलनाज बस थप्पड़ वाली बात जो वो रहेगी एंड में। काशिफ जी, गुलनाज काशिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और अच्छा लगा आपसे मिलकर। और काशिफ इसी भी आ गए कि सर हमारे काशिफ की मिसेज हैं, तो इसी नाम जो है ना घूम रहा है दिमाग में। तो थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और जैसे ही मौसम सर्द होता है, जैसे ही धुंध पड़ती है तो हादसात में भी इजाफा हो जाता है। कल भी मैं न्यूज़ देख रही थी और एक जो है हादसे की वजह से, यानी धुंध की वजह से एक गाड़ी जब टकराती है दूसरे से तो फिर ऐसे पूरी एक लाइन बन जाती है और कितनी गाड़ियाँ टकराती हैं। कल भी ऐसे ही एक हादसा रोड पे हुआ मोटरवे पर, और जो है 3 जो है लोग जो है हलाक भी हो गए, बहुत सारे लोग जख्मी भी हो गए। तो ये पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल यही सिचुएशन रहती है और यही सुनने को मिलता है। अच्छा, मैं हर साल प्रोग्राम कर रही होती हूँ आपके सामने और हमारी कोशिश होती है कि हम जो है मोटरवे पुलिस को मदऊ करें, उनसे पूछें कि यार ये क्यों हादसात होते हैं, या लोगों से बात की जाए, लोगों को बताया जाए कि इस मौसम में बड़ी एहतियात करने की जरूरत है। अच्छा, हम ये भी कह रहे होते हैं कि यार गैर जरूरी सफर नहीं करना, लेकिन फिर भी लोग करते हैं सफर।
क्यों करते हैं, इस पे बात करते हैं और फिर हादसात होते हैं। बहुत सारे लोग जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, बहुत सारे लोग अपाहज हो जाते हैं। तो इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ DSP हेडक्वार्टर हैं मोटरवे पुलिस M5 जो है हमारे साथ हैं, जरगाम अता बलोच साहब। इनको वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। तो फॉग के हवाले से आप बात कर रही थी। तो हाँ। फॉग एक कुदरती मौसम है, इसको रोका तो नहीं जा सकता। हाँ, इसमें एहतियात की जा क्या सकती इसमें रुका जा सकता है? अब हम रोका नहीं जा सकता, मौसम को तो नहीं रोका जा सकता है? हम रुक हाँ, सकते हैं, हमें तो रुकना चाहिए। लेकिन हम क्यों नहीं रुकते? असल में कुछ जैसे आप कह रहे हैं कि गैर जरूरी सफर से हम कहते हैं कि इज्तनाब करें, तो बाज़ औक़ात लोगों को जरूरी मसले मसाइल होते हैं, उन्हें जाना होता है, बिल्कुल। तो उसमें हमें हिफाजती जो है वो इक़दाम करने चाहिए। तो सबसे पहले तो वही जैसे बात है कि हमने सफर से इज्तनाब करें। अगर हमारा जाना जरूरी है तो फिर हमने अपनी गाड़ी की जो फॉग लाइट्स हैं या हेडलाइट्स हैं उनको दुरुस्त होना हमारे लिए लाजमी है। ठीक है, मतलब हमें यानी चेक मोटरवे पर आने से पहले, वैसे आजकल मोटरवे अक्सर बंद कर दी जाती है, हम सुन भी रहे होते हैं, न्यूज में चल रहा होता है। यार आजकल ये बहुत अच्छा है कि कौन सी मोटरवे बंद है बता दिया जाता है, फलां रोड फलां मोटरवे बंद कर दी गई है, बहुत धुंध है ये। अच्छा, मेरे साथ एक गेस्ट आए पिछले दिनों, लाहौर से तशरीफ लाए, तो मैंने उनसे पूछा तो कहते, मैंने कहा वो तो बंद है फलां, नहीं कहते नहीं आयशा आपको किसने कहा है, नहीं आयशा हम आए नहीं है। तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं होता। तो क्या औकातकार हैं, क्या सिचुएशन होती है जब मोटरवे पुलिस को लगता है कि अब बंद कर देनी चाहिए मोटरवे, क्या होता है, कुछ बताएं इस हवाले से। इसमें हम जब देखते हैं हमारी विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो जाती है, यानी 50 मीटर्स तक इंसानी आंख देख सकती है, उस वक्त तक मोटरवे हम ओपन रखते हैं। ठीक है। जिस वक्त 50 मीटर से कम हो जाती है तो फिर हम उसको बंद क्लोजर की तरफ आ जाते हैं। तो उसके लिए हम हमारे यानी कि 130 हेल्पलाइन है, उस पर कोई भी कॉल कर सकता है, पूछ सकता है कि भाई मैंने यहाँ से इस जगह तक सफर करना है, तो फॉग की क्या सिचुएशन है वो बता सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक हम सफर ऐप है, मोटरवे पुलिस ने खुद एक ऐप जो है वो ऑर्गेनाइज की हुई है, तो उसके जरिए भी हम उस ऐप को डाउनलोड कर लें तो वो उस पर अपडेट आती रहती है कि आप ये फॉग की सिचुएशन है। तो अच्छा, वो हम ये ऐप भी बनाई है हम सफर? जी बिल्कुल, ठीक है। नए साल में बनाई है ये पहले नहीं, ये पिछले साल से बनी हुई है, पिछले साल से 2020 से है बनाई गई है। बिल्कुल। तो लोग क्या डाउनलोड करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर ये हादसात हर साल देखने में आते हैं। यार हर साल हम तो घर बैठे होते हैं और न्यूज में देख रहे होते हैं, और कल परसों भी ऐसे एक हादसा हुआ। तो एक गाड़ी जब टकराती है तो फिर पता ही नहीं चलता कितनी गाड़ी तो मोटरवे है ना, लोग तेजी में आ रहे होते हैं और एक उसमें आ रहे होते हैं, उनके जहन में भी नहीं होता कि आगे क्या सिचुएशन है। जी बेसिकली हमारे पास आपको थोड़ा सा वाजे करता जाऊं इस हवाले से कि मोटरवेज हम बंद कर देते हैं, जो हमारे पास नेशनल हाईवेज है उसके पैरेलल चल रही हैं वो ओपन हैं। ठीक। तो मोटरवे पे हम इसलिए बंद करते हैं कि वहाँ अगर कोई हादसा होता है तो जैसे आप बता रही हैं चेन एक्सीडेंट हो जाते हैं। चेन एक्सीडेंट होता है। तो उसमें मतलब बिल्कुल विजिबिलिटी होती नहीं है, एक एक्सीडेंट उसके बाद दूसरी गाड़ी उसके बाद तीसरी, तो उसमें फिर जो रिकवरी सर्विसेज है हमारी उसका अप्रोच बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मतलब ड्यूअल कैरेज भी होती है, दूसरी तरफ से इस तरफ नहीं आ सकते, दरमियान में बैरियर है। तो इस वजह से पीछे से जो रिकवरी सर्विस है वो आगे तक नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए हम मोटरवे को बंद कर देते हैं। उसके पैरेलल जो हमारे पास नेशनल हाईवेज हैं वो ओपन रहती हैं, तो उसमें हम मतलब मुख्तलिफ तरीके से ब्रीफिंग्स भी हो रही होती हैं, हमारे सेमिनार्स भी कर रहे हैं, हमारे ब्रीफिंग सेशंस हैं, तो उसमें हम बताते रहते हैं लोगों को कि आपने फॉग में कौन सी एहतियात करनी है। तो आपको लगता है कि हादसात में कुछ कमी हुई है क्या? लोग अंडरस्टैंड करने लग गए हैं? ये चीजें जो है ये कब से ब्रीफिंग भी करते हैं, लोगों को बताते भी हैं और बाकायदा अब तो बंद भी कर जाती है मोटरवे अगर धुंध हो, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ा है? जी अच्छा खासा फर्क पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पूरे मतलब हमारे दिसंबर का जो महीना गुजरा है इसमें हमारे मोटरवे पे M5 पे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इससे पहले नवंबर में कुछ हादसा हुए थे, वो हल्की नौयत के थे, लेकिन उसके बाद हमारी ब्रीफिंग जो है वो उस पर हमने खास तवज्जो दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो उसमें हम लोगों को बताते हैं कि आप अपनी फॉग लाइट्स जो है उसको ठीक रखें, फॉग लाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए। उसके अलावा सबसे अहम चीज जो है अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसमें सेफ डिस्टेंस है, अगली गाड़ी से पिछली गाड़ी का फासला। ठीक है। तो हम मोस्टली फॉग के दिनों में देखा है कि एक गाड़ी अगर आगे अच्छी जा रही, मोस्टली ये जो बसेस हैं इन्होंने बड़ी लाइटें लगाई होती हैं, कर रहे होते हैं। हाँ, वो बसेस आगे जा रही होती है, बाकी सारी गाड़ियों को फॉलो कर रही होती है, हम उसको कहते हैं टेल गेटिंग ना। ठीक है। अगली गाड़ी के साथ टेल के साथ पिछली गाड़ी चिपकी हुई है, ठीक है, उसमें सेफ डिस्टेंस जो है वो उसको इग्नोर कर जाते हैं हम। बिल्कुल।
اور एक ने रुकना है, ब्रेक लगानी है तो पीछे जो है जाके लगना है। बिल्कुल। तो उसमें जो अगली गाड़ी है उससे पिछली गाड़ी का सेफ डिस्टेंस एक क्वेश्चन है कि कितना होना चाहिए। जी जरूर बताइए। तो उस आम हालात में वो हम 3 सेकंड का कहते हैं। यानी अगली गाड़ी एक पॉइंट से गुजरी है, एक खंबा है, उससे अगली गाड़ी गुजरी है या कोई दरख्त है, 3 सेकंड बाद दूसरी पिछली गाड़ी उसको क्रॉस करे, वो 3 सेकंड का सेफ डिस्टेंस आ जाता है इसमें। तो और ये इस किस्म के फॉग में या रेनी वेदर मतलब है इसमें, तो ये डबल हो जाता है ये डिस्टेंस। अच्छा, रेनी वेदर कितना खतरनाक है? फॉग की तो हम बात करते हैं, और रेनी वेदर में जो है जब बारिश हो रही होती है तो उसमें कितना खतरनाक है जो है ड्राइव करना, कुछ उस हवाले से बताइए। उसमें बात वही है, फॉग में भी विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, और जो सरफेस है वेट हो जाती है उसकी रोड सरफेस। और जो रेनी वेदर है उसमें भी सेम ही यही है, उसमें विजिबिलिटी ज्यादा प्रॉब्लम है और रोड सर्विस वैसे ही। तो ब्रेक्स जो है वो अप्लाई जब करते हैं तो उस वक्त हादसे का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि सेफ डिस्टेंस को डबल कर लेना चाहिए और स्पीड लिमिट जो है उसको हाफ कर लेना चाहिए। अगर 120 है तो आप 60 पे आ जाए। ठीक है। तो ये हमारी इस हवाले से ब्रीफिंग्स होती है। ठीक है, ब्रीफिंग होती है। अच्छा, लोग कितना इसको लेकर आगे चलते हैं? जब हम बात करते हैं कि जब मोटरवे पे गाड़ी आती है तो वो भूल जाते हैं कि स्पीड की कोई लिमिट है या नहीं, और फिर चलान हो रहे होते हैं आगे जाके। वो जो कैमरा है, कैमरे की आंख देख रही है। जी जी बिल्कुल। तो वो आप देख रहे होते हैं, वहाँ के कैमरे की आंख पकड़ लेती है। कैमरे की आंख तो देख तो कैमरे की आंख रही होती है, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ तो बैठा होता है उसको ऑपरेट करने के लिए। तो उसमें मतलब जो इस्लामाबाद लाहौर है वहाँ रेगुलर लोग जो है ना रोड यूजर्स हैं, वो डेली आ जा रहे हैं, उनको मोटरवे के रूल्स का ज्यादा बेहतर पता है। तो हमारे ये जो मतलब ये पंजाब का ये एरिया या सिंध है, तो यहाँ के लोग बहुत कम रोड को यूज करते हैं। तो यहाँ मतलब उस हवाले से उतनी अवेयरनेस नहीं है। उधर है नहीं है ना, उनका अपना बिजनेस नहीं है। इधर हम कोशिश कर रहे हैं, इधर उस पे काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें। तो क्या एहतियात करनी है इन दिनों में, क्या करना है, क्या सेफ्टी के लिए करना है, और किस तरह के जो व्हीकल हैं वो आपको लगता है कि रोड पर आने चाहिए? क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें फॉग के दिनों में फॉग लाइट्स जो है वो फ्रंट पे और रेयर दोनों साइड पे होनी चाहिए। ठीक है। ताकि जो पीछे गाड़ी भी है वो भी आपको प्रॉपर देख रही हो लाइट है जी कि आगे गाड़ी जा रही है। अच्छा, दूसरा इसमें अहम चीज है कि आपकी गाड़ी के जो डिफॉगर्स हैं, इसमें एक सिस्टम होता है जो हीटर कूलर का, आपकी जो विंड स्क्रीन है उसको वो साफ रखते हैं। ठीक। तो उस पे यानी कि फॉग नहीं आने देते, नमी की वजह से जो है बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होता आपको। वो आपके एक्टिव हो, वाइपर्स प्रॉपर होने चाहिए आपकी गाड़ी के, जो वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो है वो सेफ डिस्टेंस की बात की कि सेफ डिस्टेंस जो है वो हमें ज्यादा कर लेना चाहिए, टेल गेटिंग से अवॉइड करना चाहिए, अगली गाड़ी से को फॉलो नहीं करना चाहिए। और सबसे अहम चीज जो ज्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं वो यू टर्न्स पे होते हैं। हाँ। यू टर्न्स में क्योंकि गाड़ी की हेडलाइट्स भी मतलब गाड़ी दूसरी गाड़ी के सामने वर्टिकल आ जाती है ना, तो उसकी कोई लाइट नजर ही नहीं आ रही होती। तो उस वक्त जिस वक्त हमने यू टर्न लेना है उस पर बहुत ज्यादा एहतियात करें। ठीक है। तो उस वक्त हॉर्न का यूज करें, और उसके अलावा क्योंकि उस वक्त नजर तो नहीं आ रहा, तो आवाज ही सुनी जा सकती है, तो उस पर हमें एहतियात करनी चाहिए। ठीक है। यानी कब मूव कर रहे हैं तो लाजिम बात है, धुंध है तो कहाँ नजर आता है, तो ये बहुत जरूरी है इस तरह के एहतियात। अच्छा, कितना अरसा हो गया दरगान साहब आपको जो है मोटरवे पर आए हुए, अगर हम बात करते हैं? जी, मैं 2002 में मैंने मोटरवे पुलिस को ज्वाइन किया था एज ए इंस्पेक्टर। तो फिर हम प्रमोट हुए हैं, अब मैं डीएसपी हेडक्वार्टर हूँ मुल्तान में। माशाल्लाह। तो आपने अपने दौरान जॉब किस तरह के खौफनाक जो एक्सीडेंट देखे और आपको लगा कि अफसोस हुआ कहीं जाकर, यार ये लोग ये चीज नहीं करते, ये एहतियात करते तो ये ना होते, कुछ ऐसा कुछ याद है? बड़े बड़े मतलब एक्सीडेंट्स हुए हैं, बड़ी हैप्पी फैमिलीज को खत्म होते देखा है ना, वो बड़ा खौफनाक होता है। यानी कि एक आदमी पूरी जिंदगी वो बाहर रहा है, कमाता रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें बड़ा मेहनती आदमी था, बड़े मतलब ग्रास रूट से उसने काम शुरू किया और बड़ी तरक्की की उसने। नई उसके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और उसके साथ मिसेज भी थी, उनकी 2 बच्चे थे। तो वो एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चा था उसमें, मेरे ख्याल में उसकी 3 साल उम्र थी, वो सर्वाइव किया उसने, बाकी फैमिली वो खत्म हो गई वो ओवर स्पीडिंग की वजह से, और नींद आ गई उन्हें ट्रैवलिंग करते हुए। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हादसात होते हैं
تو یہ نیند آنے والا جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. بہت ساری بسز کا جب ہم ایکسیڈنٹ دیتے پبلک ٹرانسپورٹ جا رہی ہوتی ہے بس وغیرہ تو اکثر یہی ہے اونگ آئی اور پھر ایکسیڈنٹ ہوا. جی بالکل ایسے ہی. اصل میں اب یہ جو اس کی جو آپ بتا رہے ہیں بسز کے حوالے سے تو ادھر ہم نے اسپیشل ایک کمپین چلائی ہے. اینٹی ڈوزنگ ڈیوائس ہے ایک بالکل بڑی دیکھی ہے میں نے. ہاں وہ سمپل سی ہے اور ہم بڑی مطلب کی آواز آئے گی اگر آپ سر جھکائیں گے جیسے آپ نے ایسے اشارہ کیا بالکل. تو نیند میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں اور ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کو نیند آتی ہے تو وہ بیپ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ بندہ الرٹ ہو جاتا ہے. ویسے بھی اس کی پریزنس بھی آپ کو الرٹ رکھتی ہے. کوئی چیز ہے جو مجھے جگا رہی ہے. اگر وہ بیپ بھی نہیں کرتی نا آپ کے مطلب کان کے ساتھ لگی ہوئی ہے کان کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے لگائی ہوئی ہے اس لیے لگائی ہوئی ہے کہ میں نے جاگتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کی یعنی کہ صرف پریزنس بھی آپ کو اس کا پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے. یہ ڈیوائس اس سال انٹروڈیوس کرائی ہے اس سال جی. اور یہ جو ہے ضروری ہے جب موٹر وے پر آپ آتے ہیں تو ڈرائیور جو ہے ہر ذات پرچیز کریں اور کچھ میرے خیال 200 سے زیادہ نہیں. ہاں ویسے مارکیٹ میں تو اس کی 750 پرائس ہے. اچھا. لیکن ہم یہاں ہم نے سٹالز لگائے ہوئے. ہمارے آئی جی صاحب ڈاکٹر کلیم امام بہت ان کا ویژن جو ہے بڑا براڈ ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کو وہیں روڈ کے اوپر ہی آپ ان کو فیسلٹی پرووائڈ کریں. تو ہم نے بڑے اچھے ریٹس پہ جو کمپنی ریٹس تھی یعنی کہ ویسے مارکیٹ میں 750 اس کا ریٹ ہے تو ہم نے اس کو 300 میں وہ روڈ یوزرز کو دے رہے ہیں ہم لوگوں کو نا. وہ سٹالز لگائے ہوئے ہیں وہ کمپنیز کے لوگ ہی خود ہی وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سٹالز جو ہیں ہمارے موٹر ویز پہ اور ہائی ویز کے اوپر لگے ہوئے. ٹھیک ہے. تو کیا یہ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ روٹین وائز بھی احساس ہوتا ہے یہ ڈیوائس لگانے سے کہ آپ نے کچھ کان میں لگایا ہوا ہے اور آپ نے جاگے رہنا یعنی ایک احساس ضروری ہے. احساس جیسے ہم پولیس آفیسر ایک بیلٹ لگاتا ہے تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اب بیلٹ میں ہوں. ہاں میں اب ڈیوٹی میں ہوں تو میں نے اب اور جیسے ہی آپ ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو سیٹ بیلٹ جب لگاتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ اب ہم کسی ایک سرکل میں آگے ہم نے احتیاط کے ساتھ ڈرائیو کرنی ہے. ہم نے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا ہے. اب سیٹ بیلٹ لگا لیں تو obviously آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا موٹر پہ جب کوئی بھی آتا ہے گاڑی آتی ہے تو اس کو کس طرح مینٹین رکھنا ہے یہ عام روٹین کی بھی ہم بات کرتے ہیں دھند سے ہٹ کر جب بات کرتے ہیں آپ آتے تو کس طرح مینٹین کرنا ہے کس طرح کیا کیا چیک کرنا ہے. پیٹرول کا اکثر مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ پیٹرول بہت جگہ پہ نہیں ملتا ہے آپ کو تو کیا کیا دیکھنا ہے اس ٹائم پہ یہ بتائیں. اس میں ہمارا ایک سمپل سا فارمولا ہے. یعنی یہ پیسنجر آتا ہے موٹر پہ تو کیا کرنا ہے. تو ایک سمپل سا فارمولا ہے ہمارا. ایک ورڈ ہے پاور POWER پاور. تو ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھیں پاور کو. تو پی سے ہم پیٹرول لیتے ہیں گاڑی میں. پیٹرول سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ پیٹرول اتنا ہے کہ ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکیں. پھر اس کے بعد آئل ہے. آئل میں ہمارے ڈفرینٹ آئلز آ جاتے ہیں جیسے انجن آئل ہے بریک آئل ہے آٹو ٹرانسمیشن آئل ہے. تو یہ آئل جو ہے ہم نے چیک کرنے ہیں کہ گاڑی کے اندر آئل لیول پورا ہے. اور اس کے بعد ڈبلیو سے واٹر. تو گاڑی کے اندر واٹر جو ہے کولنٹ سسٹم ہے انجن کا تو وہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ گاڑی کے اندر واٹر جو ہے وہ ریڈیٹر میں یا وائپرز کے حوالے سے واٹر جو ہے لیول وہ ٹھیک ہے تو اس کو لازمی چیک کرنا ہے. ای سے ہمارا الیکٹرانک سسٹم ہے گاڑی کا. اس میں ہیڈ لائٹس ہیں ٹیل لائٹس ہیں انڈیکیٹرز ہیں تو وہ الیکٹرانک سسٹم جو ہے ہم نے چیک کرنا ہے. مطلب اس کے بعد آر سے ربر میں ہمارے پاس ٹائرز ہیں سب سے اہم چیز. اور وہ ٹائر کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ٹائر جو ہے ہمارے درست حالت میں ہونے چاہیے کہ ہم جہاں ٹریولنگ کرنے جا رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ٹائر ہمیں دھوکہ دے جائیں. اور اس کے علاوہ ٹائر برسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس طرح کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں موٹر وے پر جو ہے. اکثر جو ایکسیڈنٹ کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے روٹین وائز. میں دھند کی بات نہیں کر رہی تو یہ کتنا ضروری ہے اس پہ فوکس کرنا جو ہے جب آپ لے کر آتے ہیں اپنا وہیکل تو آپ کو کتنا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک سبب بنتا ہے ایکسیڈنٹ. یہ ٹائر ایک جو ہے ٹائر کے بارے میں نالج ہونا وہ ایک بڑا سبجیکٹ بہت بڑا ہے. لیکن اس میں جو بیسک چیزیں ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ٹائر فریش ہونا چاہیے. اولڈ ٹائر موسٹلی ہم لوگ ڈال لیتے ہیں کچھ لوگ نا مطلب غریب لوگ ہیں پاکستان کے تو جہاں ایک ٹائر 20,000 کا 30,000 کا ملتا ہے وہاں 2-3 ہزار کا ٹائر ڈالتے ہیں. بظاہر تو وہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ کیونکہ وہ جاپان سے آتا ہے یہاں تک آتے آتے اس کو سال لگ جاتے ہیں وہاں بھی وہ پڑا رہتا ہے. تو 3 سال پرانا ٹائر اگر ہم ڈالیں گے گاڑی کے اندر تو کسی وقت بھی ربر ہے وہ
फट जाता है। तो इसलिए टायर्स की पे हमें खास तवज्जो देनी चाहिए। जिस वक्त आप 120 130 पे जा रहे हैं या इससे ज्यादा स्पीड पे अगर टायर ब्रस्ट हो जाता है तो कंट्रोल करना ड्राइवर के बस की बात नहीं है। इसलिए टायर्स का ध्यान हमें जो है लाजमी देना चाहिए। और उसके अलावा उसमें जो हमने एयर प्रेशर है हमारा टायर्स के अंदर, वो हमारा एयर प्रेशर जो है वो कंपनी का जो दिया हुआ प्रेशर है वो एयर प्रेशर हमने उसके टायर के अंदर रखना है। क्योंकि अगर हम कंपनी अगर कह रही है हमें टोयोटा कंपनी की गाड़ी है तो वो उसमें हमने 28 पाउंड हवा रखनी है, 30 पाउंड हवा रखनी है, हम उसमें अगर 60 पाउंड हवा ले जाते हैं तो जिस वक्त हम मोटरवे पे जाते हैं और गाड़ी चलती है तो उससे रगड़ पैदा होती है। नहीं, उससे रगड़ पैदा होती है, टायर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। वो जो 60 पाउंड है वो 80 पे चला जाता है। तो 80 पे जब वो जाएगा अगर आपके टायर तो वो बस्ट ही होना है। उसने कहाँ उसको कंट्रोल करना है प्रेशर को। तो ये चीजें देखनी चाहिए हमें। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं जो मोटरवे पर आते हैं या रूटीन वाइज भी ड्राइवर आते हैं, क्या वो प्रोफेशनल हैं? आप क्या समझते हैं? हर एक को तो अब आ गया, हर एक को शौक हो गया जी गड्डी रख लेनी है हमने, तो ये कितना जरूरी है कि इस हवाले से बाकायदा लाइसेंस भी मैं कहती हूँ इशू नहीं होने चाहिए, जरा नहीं हो जब तक प्रोफेशनल तौर पर जो है एक अच्छा जो है ड्राइवर नहीं बनता। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत जी अच्छी बात की आपने इस हवाले से। और सबसे अहम बात है हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला भी यही है, स्पेशली जो बड़ी गाड़ियां हैं हमारे पास, बसेस हैं या ट्रक हैं, उस पर जो हमें ड्राइवर्स मिलते हैं वो किसी इदारे से तालीम याफ्ता नहीं होते, वो उस्तादों से सीखे हुए होते हैं। ठीक है ना, सारी चीजें ऐसी हैं जो वो साल से वो चली आ रही हैं, गलतुल आम जो है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। उसमें मतलब जैसे हम इंडिकेटर्स है, अब जो हैजर्ड लाइट है डबल इंडिकेटर हम कहते हैं, अगर आपने सीधा जाना है तो डबल इशारा लगाते हैं, इसका मतलब मैंने सीधा जाना है, गलत बात है। लेकिन ये उस्ताद जो लोग थे वो कहते हैं जब आपने सीधा जाना हो तो आपने डबल इशारा लगा देना। डबल इशारा तो दैट इज हैजर्ड लाइट, किसी भी किस्म का खतरा अगर आप महसूस करते हैं तो आपने उस वक्त आपने हैजर्ड लाइट ऑन कर दी। और एक और इसमें हम देखते हैं जो कि जिस वक्त हमने गाड़ी ओवरटेक कर रही है और दूसरी सामने से गाड़ी है उसको रोकने के लिए हम लाइट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दैट इज नॉट मतलब कि हमने उसको रोकना, हमने खुद दैट इज पास साइड कि भाई मैं रुक रहा हूँ और आप आ जाए, मतलब ये बहुत जरूरी है। हाँ। और ये इस पे कोई फोकस ही नहीं है। फिर हम कहते हैं कि भाई एक्सीडेंट ज्यादा होते, तो यही मेरा सवाल था जहन में कि यार क्या जो रोड पे लोग आ रहे हैं वो प्रोफेशनल हैं? क्या वो ड्राइवर तो बन गए हैं, गड्डी तो उनके हाथ में आ गई है, या शौकिया चला रहे हैं या कमाने के लिए या मजबूरी के तौर पर चला रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है? इस पे हम बात करते हैं। मैं चली किचन में सलवा के थोड़े से लाइट मूड में आते हैं, कुछ खाने की बातें हो जाए। जी तनवीर भाई आ चुके हैं, कैसे हैं तनवीर भाई? ठीक है, सलवा कुकिंग आइलैंड बनास्पति के किचन में मैं आ चुकी हूँ ओमेगा 3 और 6 की खूबियों के साथ, और आपको फिट रखे सलवा कुकिंग ऑयल। और तनवीर भाई आप इसीलिए फिट हैं कि आप जो है हमारे अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं और खुद खाते ही नहीं है, मजे की बात है, खुद तो खाते ही नहीं है। अच्छा तनवीर भाई क्या बना रहे हैं आज? आज पानी बॉयल हो रहा है अल्लाह। हम चौमियन बना रहे हैं। ठीक है, चौमियन बना रहे हैं। चौमियन जी ठीक है। तो हमारे पास पैटी है, इसके साथ हमारे पास हमारे साथ और 4 किस्म की वेजीज हैं, सब्जियां है, इसमें गाजर है, बंद गोभी है और शिमला है। ठीक है। उस पर जो है कि इसके जो स्पाइसेस हैं उसमें जो है कि सोया सॉस है। पहले आराम से गड्डी इतनी तेजी से हमने नहीं चलानी। ठीक है। अभी जो है हम आराम से गड्डी चलाएंगे। अभी हमने जो है मोटरवे की बात हो रही थी और उनसे बात हो रही थी डीएसपी से, तो ये कह रहे थे कि भाई एहतियात से चलाना और स्पीड जो है इतनी रखनी है जिसको आप संभाल सके। तो ये बताएं आप भी अपनी स्पीड इतनी रखें जिसका हम संभाल सके। ये 4 चीजें हैं और इसको किस कटिंग में कितनी लेना, ये मिकदार भी बताया करें ना आप जरा। जी ये मेरे पास जो है कि 2 अदद छोटी गाजर है। ठीक है। ठीक है, छोटे 2 प्याज है, एक छोटा ये साइज देख लें। हाँ। छोटा सा हमारे पास फूल था बंद गोभी का। अच्छा ठीक है। ठीक है, और 2 शिमला थी हमारे पास। कितना प्यारा फूल है। उधर प्लेट की तरफ भी देख लें। अच्छा हाँ वाह जी वाह, बड़ी कटिंग शटिंग कर दी है, डेकोरेशन हो गई है। गाजर जो है बड़े स्टाइल में काटती है और ये फूल बनाया भी है। अच्छा इससे बने, अब मैं बना लूं, ट्राई करूं? हाँ जी, ये नहीं बनाए, वैसे ही बनाना जैसे मुश्किल है। चलिए फूल बनाते और बताएं क्या क्या डालेंगे, आप बताते जाएं। तो इसको बनाने के लिए जो है कि सबसे पहले तो हमने इसको बॉयल करना है। ये 6 से 7 मिनट में ये बॉयल होगी। पानी हमारा जैसे कि उबल रहा है। ठीक है जी। ठीक है। और सलवा का ऑयल जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। ठीक है। अच्छा ये मैं कामयाब होती या नहीं होती मुझे नहीं पता। मैं अपने अंदाज से फूल बना रही। पहले आप इसको देख लें, फिर इसको देखने के बाद फिर आप बनाएं। अच्छा ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करते हैं।
اچھا جی، یہ پتے بنا رہی ہوں میں. یہ کوشش تو کر رہی ہوں بھائی تنویر کی طرح جو ہے میں بھی ایسا ہی پھول بنا لوں. سب سے پہلے آپ ایک سائڈ سے اس کو پکڑیں. ٹھیک ہے. جیسے ہی یہ نرم ہوتی جائے گی دوسری سائڈ بھی اس کے اندر ہی ہم موو کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں ہم بلیک پیپر ڈالیں گے, نمک ڈالیں گے, چائنیز سالٹ ڈالیں گے, چکن پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور جو ہے کہ ہم نے اس کو ذرا تھوڑا سا اچھا ٹیسٹ کرنے کے لیے چلی ساس کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا گارلک چلی ساس بھی ڈالنا ہے اور سویا ساس ڈالنا ہے. اور اس کو بہترین قسم کا جو ہے کہ ہم نے بنانا ہے. جیسے کہ یہ نرم ہو گئی ہے, نرم ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر موو کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور چمچ سے اچھا یہ کتنا بوائل کرنا ہے؟ اس کو 6 سے 7 منٹ میں, صرف 6 سے 7 منٹ میں یہ بوائل ہو جاتی ہے ٹائمنگ کے لحاظ سے. اور اس کو آئس ٹانگ کے ساتھ اس کو آپ تھوڑا ہلائیں تاکہ دیکھیں تنویر بھائی کیا بنایا ہے. بہت پیارا ہے. آہستہ آہستہ اچھا ہوگا نا, آپ اس کو بناتی رہے نا. یہ دیکھ لیں کٹنگ دکھائیں, یہ میں نے کٹنگ کی ہے اور یہ بھائی تنویر نے بنایا تھا اور یہ میں نے بنایا ہے. تو بھائی تنویر کچھ میچ کھا رہا ہے لیکن کچھ میچ کھا رہا ہے, بڑی محنت کی ضرورت ہے. تو ڈیلی مجھے کٹنگ سکھائیں گے بھائی تنویر, اور میں بھی ایسے چھوٹے چھوٹے سے پھول بنا لوں گی. اچھا یہ بوائل کرنا ہے کم از کم 8 منٹ. جی ٹھیک ہے, 7 سے 8 منٹ میں یہ بوائل ہو جائے گا. پھر اس کو ہم سٹین کریں گے. سٹین کرنے کے بعد ہم جو ہے کہ سلوا کے آئل کے اندر اس کو دوبارہ سے بنائیں گے. اور یہ پھول یہ دیکھیں, یہ اوکھا ہے. یہ تنویر بھائی یہ بڑا مشکل بنایا ہوگا ہے نا. کچھ بھی کام مشکل نہیں ہوتا اگر بندہ اس کو سیکھے تو. ٹھیک ہے. یہ گاجر سے بنایا ہے جی, یہ ضروری ہے. اچھا یہ اچھا بھی لگتا ہے جب آپ جو ہے کھانا پریزنٹ کر رہے ہو, رکھ رہے ہو تو بڑے اچھے انداز میں کرنا چاہیے نا. پریزنٹیشن کے ساتھ اور لک بنتی ہے کھانے کی. اور چیز جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے اسے لوگ پھر خریدتے ہیں چاہے کبھی نہ کھائی ہو. اچھا مزے کی بات ہے, ذائقہ کچھ بھی ہو, جب اکثر آپ جاتے ہیں بازار میں یا جہاں بھی جو ہے فوڈ اسٹریٹ ہے وہاں کھانا پڑا ہے, کچھ بھی پڑا ہے اور اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہے تو یار دل کہہ رہا ہوتا ہے کھانے کو, اور پھر ٹیسٹ بعد میں پتہ چلتا ہے کیسا ٹیسٹ ہے. تو یہ واقعی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ پریزنٹیشن بہت اچھی رکھتے ہو, لوگ دیکھنے والا جو ہے خوش ہو جاتا ہے. بس یہی ہوتا ہے کہ خوش ہو کے پھر جو بھی ذائقہ وہ چل جاتا ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ چاہ رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر. جی بالکل میں بھی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوں تنویر بھائی کی. تو تنویر بھائی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں بتائیں, اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اب ہم نے ایک پین لیا اور یہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں جو ہے یہ دیکھیں, یہی تو میں کہتی ہوں آج کل گیس جو ہے نا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے اور جم جاتی ہے گیس, جس کی وجہ سے پھر وہ نہیں جلتی. ٹھیک ہے چلے آپ, سردی اتنی ہے ہاں جس کی اچھا یہ صبح یہی حال ہوا میرا اور میں نے جو ہے لگائی تیلی اور اس کے بعد میں کھڑی ہوں کب یار یہ چولہا جلے گا اور مجھے دیر ہو رہی ہے. اور اینڈ میں جا کے میں اٹھتی ہوں, لاسٹ میں اٹھی میں اور جلدی بھاگ رہی ہوں, جانا ہے, لیٹ ہو گئی اور وہی بات ہوئی گیس میں. اچھا اب آپ گیس نہیں, اب آپ ٹرائی کریں تھوڑے بعد گیس آ جائے گی. تو اس کو ہم بوائل کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کہ اس کو ہم بنانا, کیونکہ یہ چولہا بند ہو جائے گا کیونکہ برف بنی پڑی ہے تو اسی لیے پھر وہ چلے گی, پھر اس میں بنانا دکھائیں گے. سب سے پہلے ہم اس کو بوائل جو ہے کہ جی, کیونکہ سب سے پہلے تو بوائلنگ کا سسٹم ہم کرتے ہیں نا. جیسے بوائل ہو جائے گی تو ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہے, پھر لائیو آج بنا کے ساری چیزیں دکھا دیں گے کیسے ان کو بنانا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے بس جلدی کریں. آج جو ہے گیس جو ہے اپنا کام دکھا گئی ہے, تھوڑی کم ہو گئی ہے, گھروں والا حال ہو گیا یار آج. تو ٹھیک ہے آپ لگے رہیں اور میں جا رہی ہوں, زغام صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. زغام صاحب تانوں کی پسند ہے کھانے میں, کیا پسند کرتے ہیں آپ؟ میں تو شکاری بندہ ہوں, شکاریات زیادہ پسند کرتا ہوں. واقعی کیا ویسے کیا ہے روٹین میں, کیا پسند کرتے ہیں؟ جاب پر ڈیوٹی پہ ہوا آن ڈیوٹی تو کھانے کا وقت مل جاتا ہے آپ لوگوں کو, اتنا ہوتا ہے ٹائم؟ تو سادہ خوراک جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے. دال بہت اچھی لگتی ہے مجھے, ساگ اچھا لگتا ہے. اچھا گڈ. اور فش جو ہے وہ اچھی لگتی ہے. زبردست. اچھا کبھی ٹرائی بھی کیا, کبھی کچھ بنانے کی ضرورت پڑی گھر میں, مطلب کوئی بھی نہیں ہے بنانا پڑ گیا ہو, کچھ یاد اسٹوڈنٹ لائف میں بنایا کچھ؟ اسٹوڈنٹ لائف میں تو نہیں بنایا, میں مشن پہ رہا ہوں یو این میں, تو یونائٹڈ نیشنز سوڈان میں, تو وہاں میں خود کوکنگ کیا کرتا تھا. اچھا گڈ, زبردست. کیا بنا لیتے تھے آپ؟ بہت اچھا.
तो वहाँ हम मटन में बहुत अच्छा बनाता था वहाँ। अच्छा, गुड, तारीफ होती थी। हाँ, वहाँ एक्चुअली उधर हमें जो मीट है वो बहुत अच्छा मिल जाता था मटन का, तो वो उस वजह से वो मटन में वहाँ बहुत अच्छा बनाता था वो। फिर हम सारे पाकिस्तानी मिलके एक अपनी गेट टुगेदर किया तो करते थे। कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब आप छड़े ही होते हैं ना, अकेले बेचारे रहते हाँ। हों और ड्यूटी पर हो और फिर बनाना पड़े खाना, थके हारे। यहाँ तो घर में आए और सब बेचारे घर वाले, या यहाँ तो मिल जाती सहूलत है, बाहर भी रहते थे, तो वहाँ कैसे लगता था थके हुए आए और फिर खाना बनाना, और फिर ड्यूटी लगती होगी यकीनन। नहीं, एक्चुअली रूटीन लाइफ एक बन जाती है ना, फिर ये इतना हेक्टिक नहीं लगता। यहाँ तो वाकई हमें मतलब ये पता लगे कि हमने घर जाके उसको बनाना है और मिस्त्री भी मौजूद है और उसके अलावा और अपॉर्चुनिटीज भी है खाना शाना बनाने के लिए, तो वो फिर मतलब लिमिट हो जाता है, क्या लिमिट हो जाता है। तो वहाँ पता था कि हमने खुद ही बनाना है, हमने खुद ही खाना है, तो बहुत हम एंजॉय करते थे उसको बनाने में भी। बड़ा मतलब इकट्ठे मिल के हमने बनाना दोस्तों ने, तो बड़ा एंजॉय होता था, बड़ी फेस्टिविटी। बारियां लगती थी, आज ये बनाएगा आज ये बनाएगा, इस तरह होता था? नहीं, ऐसा नहीं होता था। अच्छा, जो कुक कर लेता है उसी से कराएगा? हाँ, वो कुकिंग मैं करता था। अच्छा, गुड। और उसके अलावा मेरे साथ मेरे और प्याज भी काटे आपने? वो एक और दोस्त था, उसकी ड्यूटी थी। तो उसके अलावा जो बर्तन वगैरह धोने हैं वो एक और हमारा एक बेचारे ये सारे काम बड़े। तो मेरा वो वडेरे वाला काम होता था। वो उठाया और चिमचा और मारा और वो पका के दी, चले जी आपका। ठीक है, ऐसे। तो ये बड़ी मजे की बात है, खुद वडेरा बन जाना, बस मैंने पकाना है ना, मैंने बर्तन धोने हैं ना, मैंने प्याज काटना है, ये जो सारे काम है ना वो बेचारे और करते। अच्छा, बेचारे सारे मिलके बड़े खुशी से करते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही बड़ी क्योंकि हमें पता था कि हमने इसमें वहाँ वो दूसरी मिलती थी, हमारे पास टिन फूड्स होती थी, वो खाने का दिल ही नहीं करता था। तो ये हम ताजा खुद बनाते थे, तो इसका एक और मजा होता था। वाह जी वाह। चलिए वापस आते हैं और जो आज का मौजूद इस पर बात करते हैं, क्योंकि मकसद जो है हमारा, आपका भी आने का मकसद, हमारा भी शो करने का, कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दी जाए, लोगों को कोशिश की जाए कि एक्सीडेंट जो है कम से कम हो, लोगों को बताया जाए। और जो सीखने वाले बच्चे हैं उनको आपने जो है गाड़ी जो है नहीं दे देनी, ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल लोगों का आना बहुत ही जरूरी है ताकि ये हर साथ में कुछ कमी हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं जुर्माने। कौन कौन से हैं जो मोटर पे लगाए जाते हैं, किस बात पे लगाए जाते हैं, क्या गलती हो जाए, क्या जो है चीज को इग्नोर कर दिया जाए, तो इस हवाले से बताइए। देखिए, जुर्माने हमारी प्रायोरिटी नहीं है वैसे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट की, मतलब ये हमारी प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि हमने जुर्माना लगाना है। ये हमारी आखिरी एक्टिविटी है कि अब ब्रीफिंग से किसी तरीके से एक बंदा नहीं समझ रहा, उसको फिर हम उसको उस पे जुर्माना जो है इम्पोज करते हैं। ठीक है, तो जुर्माना जो है वो पहले तो लैन के हवाले से बताएं। लैन चेंज करना जो है वो है सही नहीं है, या इसमें है, या अपनी लैन से, जैसे कि है एक सुस्त है, एक तेज रफ्तार है, ट्रक के हवाले से, इसमें कितना ख्याल रखने की जरूरत है, कुछ इस हवाले से बताइए। अच्छा, मैं इस हवाले से, हमारे पास ये M5 जो है इसमें 3 लेन्स हैं, 3 लेन ईच साइड पे ना। ठीक है, 6 लेन मोटर में है, 3 लेन ईच साइड पे। ठीक है। हमारी जो लेफ्ट साइड पे होती है लेन, उसको हम फर्स्ट लेन जो है उस पे वो HTVs और PSPs के लिए है। ठीक है, वहाँ बड़ी गाड़ियों ने उस पर ट्रेवल करना है। और जो सेकंड लेन है वो LTVs के लिए, कारों के लिए है, छोटी गाड़ियों के लिए। और थर्ड लेन जो होती है उनकी ओवरटेकिंग के लिए। ठीक। तो हम मुसलसल कंटिन्यूअसली थर्ड लेन को यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हमने जिस वक्त ओवरटेक करना है तो उस वक्त हमने, अगर आगे कार जा रही है, उसका ओवरटेकिंग का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है ताकि उसमें उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो थर्ड लेन ओवरटेकिंग, तो क्या प्रोसीजर है ये बता दें। इसमें हम जिस वक्त हम चाह रहे हैं कि हमने अगली गाड़ी को ओवरटेक करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारी स्पीड इतनी है कि हम उसको ओवरटेक कर सकें। अगर वो गाड़ी 120 पे है तो हमने भी 120 पे रहना है, तो हम क्यों ओवरटेकिंग की तरफ जाए। अगर वो 100 पे जा रहा है और हम 120 पे हैं, तो हम फिर उसको ओवरटेकिंग करेंगे। ठीक है, यानी उसकी रफ्तार कम है और हमारी ज्यादा है तो फिर ओवरटेक करेंगे, हम उसको ओवरटेक। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले, अब आप सुस्त हैं और आप ओवरटेक कर रहे हो, अक्सर यही होता है, ट्रक को ओवरटेक कर रहा होता है, दोनों सुस्त जा रहे होते हैं, पिछला बंदा परेशान होता है, ये कर पाएगा या नहीं, और नहीं कर पाते।
बिल्कुल ऐसे ये आप देख रहे हैं, आप देख लें हाईवे पे भी यही हाल हो रहा है। ऐसे ही सबसे पहले तो आपने ये तयन करना है कि हमने उसको ओवरटेक करना है या नहीं करना। अच्छा, लाइट और लेफ्ट का ख्याल कितना रखना पड़ता है ये भी बता दें। ये लोग नहीं कर रहे होते, हर तरफ से जो है ओवरटेक कर रहे होते, तो इसका क्या है, रूल्स क्या है? ओवरटेक हमेशा राइट साइड से आपने करना है, जो राइट लेन है उससे करना है, लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करना। ठीक है, जबकि लोग करते हैं, क्योंकि हमारा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो ड्राइवर है वो गाड़ी की राइट साइड पे बैठा होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। तो हमने उसी ड्राइवर की साइड से ओवरटेक करना है, तो हमने उस राइट साइड से ओवरटेक करना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमने जैसे पहले बात हुई कि तयन करना है कि हमारी इतनी रफ्तार है। उसके बाद हमने इंडिकेट मतलब राइट साइड पे अपने देखना है कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, हमें ही ओवरटेक कर रही हो, हम लेन फौरन चेंज कर लें। ठीक है, तो उसमें जो लेफ्ट राइट हमारा व्यू है उसमें मिरर, उसमें हमने देखना है कि पीछे से कोई और गाड़ी तो नहीं आ रही। और इस असना में हमने फिर अपना राइट इंडिकेटर जो है वो लगा देना अगर पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही। ठीक है, फिर हमने अपनी इंडिकेटर मींस कि हमने जस्ट इंडिकेट करना है कि हम लेन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक लेन से दूसरी लेन में जा रहे हैं। तो हम अपने सेकंड लेन में अगर कार जा रही है तो वो थर्ड लेन में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसने उसको गाड़ी को ओवरटेक करके जिस वक्त वो गाड़ी वापस दोबारा आपने वापस कैसे आना है अपने लेन में। ठीक है, जिस वक्त जिस गाड़ी को आपने ओवरटेक किया आपके लेफ्ट व्यू मिरर में वो पूरी नजर आए। ठीक है, उस वक्त हमने इंडिकेटर दे के वापस अपनी लेन में आ जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर मोस्टली यही होता है कि एक्सीडेंट्स होते हैं कि ओवरटेक किया और साथ ही पिछली गाड़ी से हिट हो जाते हैं, वापस अपनी लेन में आते हैं। वो उस वक्त हमने वापस आना है जिस वक्त हमारे लेफ्ट व्यू मिरर में वो गाड़ी मुकम्मल नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो हम उसे इतना आगे जा चुके होते हैं, पीछे इतना जा चुके हों या आगे आ चुके हों, बिल्कुल, कि हम अपने वापस अपनी लेन में आ जाए। ठीक है, तो फिर हमने लेफ्ट इंडिकेटर दे के अपनी लेन में आ जाना और फिर इंडिकेटर को बंद कर देना। ठीक है, ठीक है। जैसे हमने और रफ्तार भी तेज होनी चाहिए कि पिछली गाड़ी से आपकी रफ्तार आगे ही होगी, तभी आप जो इंडिकेटर देके साइड चेंज लेन कर रहे हैं ना। जब अगर सुस्त में है तो फिर टकराव ही होना है यार। बिल्कुल ऐसे, वो भी 100 पे आ रहे हैं और आप भी 100 पे जा रहे हैं। तो ये बात सही है कि प्रोफेशनल ही होना जरूरी है, आम बंदे को नहीं आना चाहिए हाईवे पे या मोटर पे। हम यही बात है, बहुत सारी चीजें जो है वो आम बंदे को नहीं पता होती, इसलिए हमने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने एक रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो है वो हमने डेवलप किए। ठीक है, आम लोगों को पता नहीं है लेकिन वो आते हैं रोड पे और फिर चालान करते हैं। ये बता दें कि क्या क्या गलतियां कर जाते हैं रूटीन में आज लोग। मतलब ये ओवरटेकिंग, ठीक है, हो गया। अच्छा, उसके बाद सीट बेल्ट, ये हमारे यहाँ मतलब कोई कहता है जी कि मेरा दम घुटता है, कोई क्या कहता है, जैसे मास्क लगाते हुए हम यही कहते हैं, औखे होते हैं, सांस नहीं लिया जाता, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, एक्सक्यूजेस तो है हमारे पास बहुत सारे। मतलब जैसे मोटरसाइकिल में हेलमेट का इस्तेमाल, और मोटरसाइकिल में हमने बहुत सारे ऐसे हादसे देखे हैं कि इंसान की सारे जिस्म हड्डियां वगैरह टूट जाए, सर बच जाए तो बंदा सरवाइव कर जाता है, और अगर आपको सर की चोट मोटरसाइकिल पे लग जाती तो उसमें बंदा सरवाइव नहीं करता। तो उसमें मोटरसाइकिल के लिए हेलमेट का इस्तेमाल वो बहुत जरूरी है। और क्योंकि रोड्स अगर हमने सेटअप एक अच्छा बनाया हुआ है, साफ सुथरी रोड्स है, मोटरवेज है पाकिस्तान में, तो वहाँ गाड़ियां ओवर स्पीड बहुत ज्यादा करती हैं। तो ओवर स्पीड पे हमें जो है वो कंट्रोल करना है। यही होता है। अब जो हादसा देखने में आए हैं, ट्रक के नीचे गाड़ी धंस गई, ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। जो हादसा अब इन दिनों में होते हैं, धुंध में जो होते हैं, उसमें यही ज्यादातर हो रहा है यार। इतने ओवर स्पीड है और आगे ट्रक आपको पता है ओवर स्पीड में नहीं चल रहा था, उनकी एक फिक्स स्पीड होती है, उस पर चल रहा होता है। और ये जो गाड़ियां इधर से ओवरटेक किया और जाके गिर गए हम लोग, और ये हादसे बहुत ज्यादा हो गए। ट्रक के नीचे गाड़ियां, मैं समझती हूँ कागज पे हो गई हैं गाड़ियां, क्या हो गई हैं, जो जाते ही पिचक जाती है। अब ये देखा है आपने कि अब जो है इस तरह के हादसे बहुत ज्यादा होने लग गए। जो गाड़ियां, जो नई गाड़ियां आ रही हैं, उसमें उन्होंने उनको लाइट वेट किया है, उन्होंने कंपनीज ने उसको इसलिए लाइट वेट किया क्योंकि एवरेज उनकी गाड़ियों की अच्छी आ सके, हैवी नहीं है मतलब, और गाड़ियों की स्पीड ज्यादा हो और गाड़ियों का फ्यूल एवरेज जो है वो बेहतर मिले। तो इस वजह से गाड़ियां जो है वो लाइट वेट हो गई हैं, उसमें वो स्टेबिलिटी नहीं है। और असल में बात तो ये है कि क्यों हादसा हो, वो तो बात की बात है ना। गाड़ी जाके किसी दूसरी गाड़ी से हिट ही क्यों हो, वो उस पे हमें तवज्जो देना चाहिए। वो उस साइड पे हमें नहीं जाना चाहिए कि गाड़ियां कमजोर है या उसमें मटेरियल उनका वो उस स्टैंडर्ड का नहीं है पहले जैसा, या पिचकी हुई है। असल में तो हादसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हादसा नहीं होना चाहिए। असल में हमें इस चीज पे आना चाहिए। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए फिर अब बात ये कि कितने कितने जो है चालान और क्या रेंज है, किस पे कितना चालान लगता है, किस बात पे लगता है। अब लोग भूल गए, जैसे अभी कह रहे थे कि किसी का जो है औखा होता है कि भाई हम नहीं लगाते, एक्सक्यूज करते हैं। एक्सक्यूज क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है या नहीं होता है कि नहीं करो, चालान तो
पैसे पे करो, क्या होता है ये बताएं। हम सबसे पहले जैसी गाड़ी हमारी टूल प्लाजा से इंटर होती है किसी जगह से, तो उसको हम ब्रीफ करते हैं, हमारे ब्रीफिंग ऑफिसर्स वहाँ मौजूद होते हैं। अगर सीट बेल्ट उसने नहीं लगाया हुआ तो उसको कहा जाता है कि आप सीट बेल्ट लगा लें। जब स्टार्ट हो रही होती है मोटरवे तो आगाज से ही यकीनन आपको एक कार्ड मिलता है, टाइमिंग जिसपे नोट की जाती है, तो उस वहां से ही देखा जाता है ड्राइवर जो है सीट बेल्ट बांधे हुआ है या नहीं, अगर नहीं तो उसको बताया जाता है। इस हवाले से मजीद बात भी करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और हमारे साथ जी बिल्कुल डीएसपी हेडक्वार्टर मोटरवे हमारे साथ हैं, इनसे बात हो रही थी। अब्दुल साहब से मैं जानना चाहूँगी कि कुछ स्टॉल की सर्विस भी है आपके रोड पर, कुछ इस तरह रोड स्टॉल लगा रहे हैं, वो बताएं वो क्या है, उसमें क्या चीज़ें हैं इस स्टॉल में जो बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, क्या लोगों की सहूलत के लिए, फ्री दे रहे हैं, कुछ इस तरह का भी है? नहीं, वो स्टॉल्स हमने तो समझे वहाँ स्पेस दी हुई है कंपनीज को, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज है प्राइवेट, और उनके साथ हमने ये किया, कहा हुआ है कि कुछ सब्सिडाइज रेट्स जो है वो ताकि लोगों को फायदा हो, मार्केट में जाकर महंगी मिलेगी वो चीज, तो वो उस रेट पे हमें वहाँ चीजें जो है लोगों को प्रोवाइड करते हैं और खुद ही सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या सहूलत है चीजें जो उसमें हमारे पास जो रोड सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, मतलब जिसमें कोने हो गई, रोड कोन्स, गाड़ी का खुदा न खासा ब्रेक डाउन हो गई है तो उसके पीछे कोन्स रात को लगा दी जाती हैं ताकि वो कोई और गाड़ी उसमें हिट ना हो सके। ठीक है, तो वो रोड सेफ्टी कोन्स है उसमें, और फायर एक्सटिंग्विशर्स है, 700-800 रुपए का फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है। खुदा न खासा गाड़ी का कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, आग लगी है तो फौरन ही उसको बुझाया जा सके इनिशियल बेस पे, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर्स है। फर्स्ट एड बॉक्सेस हैं जो हम उधर वहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो अगर कोई तबीयत किसी खराब हो गई है या कोई छोटा सा हादसा हो गया तो वो खुद ही फर्स्ट एड बंदा। तो क्या लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं इन चीजों में? क्या लोगों को इंटरेस्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, लोग रुकते हैं वहाँ स्टॉल्स पे, चीजें लेते हैं, क्योंकि वो जिस वक्त वो चीज, ये रोड सेफ्टी से मुतालिक चीज अगर आपको रोड पे ही मिल जाए तो वो ज्यादा अहम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मोटरवे के हवाले से जब हम बात करते हैं, वहाँ आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ वाकयात जानना चाहेंगे कुछ जो याद हों और आप शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। वाकयात तो बहुत सारे हैं, इसमें एक मुझे कुछ दिनों पहले एक वाकया हुआ, मैं ड्यूटी ऑफ करके वापस आ रहा था रात, लेट नाइट, तो अपनी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी पे था, यूनिफॉर्म में था मैं, तो वापस आ रहा था घर को, जैसे मोटरवे छोड़ के लोकल रोड्स पे आते हैं, तो मैंने देखा आगे एक खैबर कार थी पुरानी सी, तो वो ब्रेक डाउन थी। तो जैसे वो आदत बन जाती है, जैसी ब्रेक डाउन गाड़ी जहां भी देखी, मोटरवे पे भी या कहीं बाहर भी, तो फौरन हम उसकी हेल्प के लिए रुक जाते हैं। तो मैंने उसके पीछे जाके अपनी गाड़ी पार्क कर दी, तो उसमें खवातीन थी, तो वो जैसे उन्होंने देखा कि गाड़ी आके रुकी तो फौरन वो बड़ी परेशान हो गई और छुपने लगी गाड़ी के अंदर। तो मैं उतरा, करीब गया, मैंने कहा उसकी कोई पूछूं, मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ? तो उसमें मेल कोई नहीं था, तो उसमें जो खवातीन थी वो मुझे देखे ना छुप गई। फिर उसमें से एक आगे बैठी हुई थी आपा जी, तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने देखा मेरे यूनिफॉर्म में, तो वो उनको पता लगे मोटरवे पुलिस आ गई है हमारी हेल्प के लिए ना, तो वो ना बाहर आई और आके ना मुझे मेरे गिरबान पकड़ लिया। अच्छा, भी तुम कहाँ मर गए थे? हम इतनी देर से, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमारा फ्यूल खत्म हो गया है और वो हमारा ड्राइवर जो है फ्यूल लेने गया हुआ है, तुम कहाँ थे? अच्छा। तो मैंने उनको, पहले तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा हाश, जैसी भी बात करें मैं भी ऐसे ही रिप्लाई करूं। फिर मैंने सोचा नहीं, ये उनका प्यार है मुझसे, वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है बिल्कुल कि हम जहां भी उनकी गाड़ी खराब हो तो फौरन हम वहां पहुंचे, उनकी हेल्प करें। बिल्कुल, चाहे वो मेरा एरिया नहीं था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं था, लेकिन ये उनका एक हमसे उम्मीद थी कि जहां भी हमारी गाड़ी खराब होगी मोटरवे पुलिस वाले आ जाएंगे और वो हमें हेल्प आउट करेंगे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा बाजी हम, ये मेरा एरिया, मैं तो घर जा रहा हूँ ड्यूटी ऑफ करके, मैंने वैसे ही आपको देख लिया तो मैं रुक गया, तो अदरवाइज मेरा ये एरिया ही नहीं है। तो फिर उसने माजरत की, उन्होंने मुझसे कि बेटा हम समझते हैं कि जहाँ भी हमें रोड पे मसला होगा तो पुलिस फौरन आ जाएगी। और ये एतमाद है, ये एतमाद बनाया। लेकिन पिछले दिनों में जो एक वाकया और हादसा पेश आया खातून के साथ गुजरांवाला से लाहौर, तो ये चीज डाउटेड हो गई कि जब उन्होंने कहा कि हमारा एरिया नहीं है और वो हेल्प आउट के लिए नहीं पहुंचा, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया उस खातून के साथ, आप जानते हैं।
तो ये कितना जरूरी है कि तमाम इदारों को आपस में मिल के काम करना है, और किसी को भी अगर इस तरह का मसला पेश आता है तो आपने ठीक है बहरहाल मोटरवे में ये एतमाद बनाया पुलिस ने, ये बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे लास्ट में, क्या करना चाहेंगे, कमेंट क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? बस मैं सबको, दोस्तों को जो भी है सबको यही कहना चाहूंगा कि हमें चाहिए कि हम रोड सेफ्टी जो है ना उस पे अमल करें। हमें चीजें पता होती हैं, हम इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और रोड सेफ्टी के जो है हमें उस पे हमें अमल करना चाहिए, और ताकि हमें दूसरों की और अपनी जिंदगी का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और वाकई जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें भी मिली और हमें पता चला कि इस तरह रोड पर आना है, और यकीनन देखने वालों को भी फायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें और हमारे नाज़रीन को। और मैं चली किचन में तनवीर भाई के पास, और जी बिल्कुल लास्ट में किचन को भी हमने देखना है, और कहाँ पहुंचे हैं, चाउमीन बना रहे हैं, और चाउमीन जो है अभी सब्जियां जो है गल रही हैं, तो टाइम ले जाते हैं चाउमीन तनवीर भाई? टाइम तो लगता है हर चीज पे, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा है कि सब्जी कटी पड़ी हो, ठीक है, तो ये 15 मिनट में तैयार हो, तो फिर ये 15 मिनट में बन जाएगा। रेस्टोरेंट के अंदर तो ऐसा होता है कि हर चीज पहले से कटी होती है, चाउमीन पहले से हमारी जो है वो होती है। अच्छा, इसमें ये बंद गोभी और गाजर है और सलवा कुकिंग ऑयल है जो कि डाला है, और आप अगर फिट रहना चाहते हैं तो सलवा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, आप हेल्दी भी रहेंगे और फिट भी रहेंगे। हम जो है कि ठीक है, स्पैगेटी भी डाल देंगे, ये स्पैगेटी जो बॉयल हो चुकी है इसको भी डाल देंगे, और बहुत सारी और चीजें डलने वाली हैं अभी, बहुत सारे मिसाले, और ये शिमला मिर्च भी नजर आ रही है कटी। तो भाई ये कब हम डालेंगे? लास्ट में डाल दो। हाँ जी, लेकिन मुझे सुकून नहीं था क्योंकि ये नरम होती है, ठीक है, इसको एंड पे इसलिए डालते हैं क्योंकि ये पहले बहुत ज्यादा नहीं तो गल जाती है, ठीक है, जैसे कि टमाटर होता है वो पहले डालने से बहुत ज्यादा ठीक है। देखिए कितनी सुगर खातून, सारी प्लेटें मैंने इकट्ठी कर ली हैं कि भाई साफ साफ हमारा किचन नजर आए। ये प्लेटें देखिए मैंने इकट्ठी कर ली हैं। इसके साथ हम स्पाइसेस डालेंगे। हाँ, ये हमारे पास गार्लिक चिली है, ठीक है, इसको जूसी और जरा थोड़ा स्पाइसी करने के लिए हम डाल रहे हैं, ठीक है, तो जूसी भी हो जाएगा, थोड़ा स्पाइसी भी हो जाएगा। और ये हमारे पास सोया सॉस है, ठीक है, 2 स्पून है, ये हमारे पास चिली सॉस है, ठीक है, ये जल्दी जल्दी कुकिंग, वाह जी वाह, ठीक है। आप बताएं क्या डाल रहे हैं? नमक, इसके अंदर हम नमक डालेंगे, ठीक है, ये 1 चम्मच नमक, ठीक है, जल्दी जल्दी डालेंगे। तनवीर भाई टाइम बिल्कुल खत्म है और हमारा शो खत्म हम होने इसके वाला है। ब्लैक पेपर डालेंगे, 1/2 चम्मच, ठीक है, ये मैं हेल्प करने पहुंच गई। और इसको अभी इसको मिक्स करने के लिए नहीं, ये सही नहीं रहेगा, कुछ ये और वाला चम्मच लूंगा मैं। 1 मिनट मुझे दे जरा, ये ले, छोटे बर्तन में ये मुझे दे दे, ये मुझे चम्मच मुझे दे दे। छोटे बर्तन में मिक्स करने का जो सबसे अच्छा तरीका ये है, इसको आप ऐसे मिक्स करें। वाह जी वाह, जबरदस्त, ये चाउमीन रेडी हो गए। वाह जी वाह, जबरदस्त, ये मुझसे तो उठने वाला था नहीं तनवीर भाई, ये काम आपका ही था। अगर छोटे फॉक हो उससे भी हो जाता है। अच्छा, अब इसमें और अगर बड़े पतीले में अगर आप करना चाह रहे हैं राइस को भी ऐसे प्लेटों के साथ आप कर सकते हैं मिक्स, ठीक है। अच्छा तनवीर भाई, और इसमें कुछ और डालना है? जी नहीं, चलो ठीक है, अब इसको हमने प्लेट में डाल, प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है, और इसमें डाल दें। साथ साथ जो है वक्त खत्म हो गया, और ये जी मजे की चाउमीन तैयार हो गई। इसको खाने आप जाते हैं होटल में और इतनी महंगी होती हैं, तो आप घर में बनाएं, बच्चों को बना के खिलाएं। और आज आपने घर में चाउमीन भी बनाना है, और बड़ा आसान है यार। सब्जियां जो है ली है तनवीर भाई ने, बंद गोभी, बस कर दे तनवीर भाई, बहुत ज्यादा हो गया। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त, ये देखें मजे की चाउमीन तैयार हो गई। थैंक यू जी तनवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत शुक्रिया, इनके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज चाउमीन बनाएं, घर वालों को खिलाएं, सलवा में बनाए, सलवा कुकिंग ऑयल में, और टेस्ट अपनी जगह पर है। और जो है ना, अगर आपने फिट रहना है, सेहतमंद रखना है, तो फिर आपने सलवा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। शुक्रिया तनवीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही नाज़रीन, आयशा को देंगे इजाजत, कल दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।